नमस्ते साथियों। चलिए हम लोग प्रेयर करके आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड पेज राष्ट्रगान है, हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े कर लेंगे। स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो थर्ड प्रेयर करेंगे। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just चलिए साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज बहुत ही ऊर्जा से आप सभी लोग क्लास में आए होंगे, बहुत ही नई विद्या सीखेंगे। हम लोग क्लास को शुरू करने से पहले मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार सभी लोग यस लिख दें कमेंट, जो कमेंट बॉक्स है कि यस वॉइस वीडियो एकदम क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूं कि आपने यह स्टेप लिया, यह एक संकल्प लिया कि हम लोग भी सात्विक व्रत करेंगे और अपने शरीर को बहुत ही साइंटिफिक तरह से डिटॉक्सिफाई करेंगे। सात्विक व्रत साथियों सभी धर्मों में और धरती के किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, किसी न किसी तरह का व्रत सब जगह पर है। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं साइंस ऑफ फास्टिंग, व्रत के वैज्ञानिक क्या पहलू हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, तो मैं एक पीपीटी है उसको शुरू कर देता हूँ, फिर हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करना शुरू करेंगे। और मेरा साथियों एक निवेदन है आप सभी का कि यहाँ पे सात्विक व्रत का आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कहीं भी कोई डाउट है, कॉपी पेन लेके बैठे और लिखते जाएं। कोई नई जानकारी आपके पास हो फास्टिंग से रिलेटेड, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को हमने ऑर्गेनाइज तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश की है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह के ऑर्गेनाइज नॉलेज को ही साइंस कहते हैं। अगर किसी भी विषय के रूप में आपके पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज नॉलेज है उसी को साइंस कहते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइंस ऑफ फास्टिंग। तो बिफोर क्लास को मैं स्टार्ट करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग पेन पेपर लेके बैठ जाए। आप ले लीजिए पेन पेपर, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर लेता हूं।
जो लोग लिए हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं लिए मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। पेन पेपर लेना ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट को समझे, पूरी आपके जितने भी डाउट हैं लिखते जाएँ। डाउट को रिज़ॉल्व करने के लिए अलग से सेशन होगा, जिसमें आपके सारे डाउट और तमाम चीज़ें हैं व्रत से रिलेटेड, जो एक नेक्स्ट सेशन होगा, उसका सेशन अलग होगा। अभी यहाँ पे सात्विक व्रत को समझने सात्विक व्रत के कॉन्सेप्ट को समझने की क्लास है। हम सात्विक व्रत के कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। प्लीज सभी लोग पेन पेपर ले लें। तो जस्ट मैं अपनी जो घड़ी है वॉच कर रहा हूँ, 1 मिनट जैसे बीत जाएगा फिर मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो मैं मानता हूँ आप लोगों ने पेन पेपर ले लिया। मुझे क्लास शुरू करने की आज्ञा दें, जिससे मैं क्लास को शुरू कर पाऊँ। चलिए, हम आ गए साथियों। हमारा जो आज का यह सेशन है, सात्विक व्रत की ट्रेनिंग हमें लेना है। सात्विक व्रत में क्या करना है, कैसे करना है। तो जैसे साथियों मैंने अभी बताया कि सात्विक व्रत सभी धर्मों में व्रत का विधान है, किसी न किसी तरह से। सात्विक व्रत का मतलब क्या है? जब हम व्रत कहते हैं तो इस दौरान हमें बहुत सारा अपने इस शरीर को शुद्ध करना है, अपने घर परिवार को शुद्ध करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, अपने समाज को शुद्ध करना है। हर तरह की जहां भी अशुद्धि दिखे, अशुद्धि हर तरह की जहां भी दिखे, उसको शुद्ध करने का नाम ही फास्टिंग है। सो नेक्स्ट लाइन है, फास्टिंग मीन्स टू फॉलो सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स। आप देखेंगे हर धर्म में एकदम ऐसा चीज है कि कुछ न कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। अपने आप को कुछ नियमों में रख देना। जैसे आप कपड़ा साफ करने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको वॉशिंग मशीन में रखते हैं। तो कपड़े को साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में रख के आप वॉशिंग मशीन का क्या कहेंगे, वॉशिंग पाउडर डाल के उसको चला देते हैं। आप यह समझिए कि इस दौरान हम अपने आप को, अपने आप से जुड़े पूरे वातावरण को उसी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। पूरा शरीर, पूरा आपका वातावरण, आपसे जुड़े सारे लोग शुद्ध हो जाएं। यह फास्टिंग का उद्देश्य है। तो अब साथियों मैं ये पहली स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ कि जो फास्टिंग है वो किसी एक धर्म का विषय नहीं है। जो लोग बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं वह जानते हैं कि तीन हर साल में 3 महीने की फास्टिंग बुद्धिज्म कहता है करने के लिए। जैन धर्म में तो उसका नाम, ऐसी फास्टिंग का नाम चौमासा है। इस दौरान जैन धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा रेगुलेटरी नाम, यानी अपनी वॉशिंग मशीन उनकी बहुत तगड़ी है। तगड़ी मतलब कि वो सब्जियां भी वही खाएंगे, 4-5 तरह की सब्जियां अलाउड हैं। अब वो 5 तरह की सब्जियां कौन है, अलग अलग है। जैन धर्म के लोग जो है जानते हैं, तुरई, टिंडा, लौकी, ऐसे ही कुछ है, ठीक, अलग अलग है। जैसे आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो घेरण संहिता एक योग का शास्त्र है, उसमें अलग 5 तरह की सब्जियां हैं। और इसमें हठ योग प्रदीपिका में तो सिर्फ 5 तरह की सब्जियों के नाम का मतलब नाम नहीं बताया गया, बोला जो 5 तरह की सब्जियां हैं इस तरह। तो ऐसे जैन धर्म में चौमासा, इस दौरान ये लोग पानी भी नॉर्मल सामान्य तरह से पानी नहीं पीते हैं, बड़े ही तरीके से पानी तैयार करते हैं, वो पानी पीते हैं। इस चौमासा के दौरान ये बहुत सारे लोग, कोई झूठ नहीं बोलता, जो भी उनके एक होंगे जैन धर्म के बारे में। जो कि मैं जैन जैन धर्म का नहीं, मेरी नॉलेज इसमें लिमिटेड है। जैन धर्म जैसे मैंने पुस्तक में स्टडी किया है उस हिसाब से है। जो मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, जो आपके भी फ्रेंड होंगे, आप देखेंगे। इस्लाम में जो इस्लाम धर्म में क्या है, वंस इन ए मंथ, सॉरी 1 मंथ इन ए ईयर, उसका नाम रमदान है या रमजान कहते हैं। आप देखिए जो मुस्लिम लोग हैं वो साल में एक महीना पूरी तरह व्रत करते हैं। और ये व्रत है बड़ा ही
मतलब सबसे आश्चर्य की बात लगती है, छोटे-छोटे बच्चे भी करते हैं। जैसा मेरा अपना फीलिंग है, मैंने देखा छोटे-छोटे बच्चे भी करते हैं और इस दौरान यह लोग न सिर्फ़ खाने का जो मुँह से खाना जा रहा है, सिर्फ़ उसका फास्टिंग करते हैं, बल्कि तरह-तरह का इस दौरान वो बहुत ज़्यादा सभी धर्मों में है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ वही लोग करते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, आँख नीचे करके चलते हैं, सामने वाले को देखते नहीं, अवॉइड करते हैं करना। तो ऐसा सब धर्मों में, जैसे बुद्धिज़्म में अगर जो लोग विपासना का कोर्स किए हैं, विपासना में ये बोला जाता है, जब उनका 10 दिन, 11 दिन का जो कोर्स चलता है, उसमें आपको 10 दिन आँख नीचे करके चलना है। 10 दिन तक सामने वाले को देखना भी अलाउड नहीं है। कहा जाता है कि आप जो है, जो सिर्फ़ टीचर हैं, जो गुरु हैं, उनको देखेंगे, ऐसा विपश्यना के कोर्स में। तो ऐसा ये एक रेगुलेटरी ना अपने आप को एक वॉशिंग मशीन में रख के चला रहे हैं। अच्छा, ईसाई धर्म में कैसा? ईसाई धर्म में तो एवरी फ्राइडे होता है। एवरी फ्राइडे, एवरी संडे भी, जो भी है वो ईसाई धर्म के जो लोग हैं अगर बता पाएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैंने जैसा सुना है लोगों से, जैसे चर्चा किया है वो मैंने लिखा है। सबाथ उसका नाम है, जनरली संडे का वो भी होता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में व्रत ऐसे लगातार 1 महीने 2 महीने वाला नहीं है, या जैसे जैन धर्म में चौमासा का। ये चीज़ स्कैटर्ड है। कैसे है? हम लोगों के यहाँ जो हिंदू धर्म में 4 तरह की नवरात्रि होती है। नवरात्रि 2 गुप्त नवरात्रि है और 2 नवरात्रि है जो मनाई जाती है। तो जो गुप्त नवरात्र यानी इस तरह 3-3 महीने पे 9 दिन का एक पीरियड आता है, जिसमें हमें अपने आप को वॉशिंग मशीन में रख देना है। अपने आप को अंदर से चला देना है, इस पूरे समाज को, अपने से जुड़े हुए सब, जहाँ तक मेरी रीच है वहाँ तक मैं वॉशिंग मशीन चला दूँगा। क्योंकि जब मैं शुद्ध होऊँगा तो मेरी जहाँ तक रीच है वहाँ तक की चीज़ें शुद्ध होंगी। उसमें मेरा जो योगदान होगा वो प्योरेस्ट होगा। तो निश्चित रूप से मुझसे जुड़ा हर व्यक्ति, हर समाज और हर वातावरण, जहाँ तक मेरी सोच है वहाँ तक की शुद्धि की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप फास्टिंग करने जा रहे हैं, तो आप यह मत सोचें कि सिर्फ अपने शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, बल्कि इस शुद्ध शरीर से जहाँ तक एक्शन हो सकता है, वहाँ तक की शुद्धि का आप करने चल रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं इस फास्टिंग के ब्रॉड व्यू को बता पा रहा हूँ। तो नवरात्रि में जो 3-4 नवरात्रि हुई, और जो शारदीय और चैत्र नवरात्रि तो बहुत ही फेमस है, सब लोग मनाते हैं अच्छे से। इसके अलावा 2 नवरात्रि और है, जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। वह भी, तो इस तरह हर 3 महीने में 9 दिन का। इसके अलावा क्या व्रत आते हैं? आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, तो आज क्या कहते हैं, शिवरात्रि है। आज अलग-अलग त्योहारों पे इस तरह बहुत सारे व्रत बनाए गए हैं। तो अगर टोटल काउंट करेंगे तो ये लगभग, अगर हर साल में लगभग 3 महीने आएगा। हिंदू धर्म में हर साल में लगभग 3 महीने, 90 दिन व्रत का विधान है। फिर आता है यहूदी धर्म, जुडाइज्म जिसको बोलते हैं। यहूदी धर्म व्रत के मामले में सबसे स्ट्रिक्ट कहा जाता है। अगर उनके धर्म का, चूँकि डिटेल स्टडी मैं उतना व्रत की नहीं किया हूँ, यहूदी धर्म का स्टडी अच्छे से किया हूँ, लेकिन व्रत की स्टडी नहीं किया हूँ। वहाँ लगभग 200 दिन का फास्ट बताया जाता है। 365 दिन में आप देखिए व्रत, वो 200 दिन व्रत करते हैं। अब वो कैसे है, वो डिटेल जो लोग यहूदी फॉलो करते होंगे, कोई आप हो या कोई आपके परिचित हो तो आप जाने। मुझे उतना डिटेल में इसका नॉलेज नहीं। लेकिन ऐसा मैंने सुना हो कि जो जितने धर्म, महत्वपूर्ण धर्म है, उसमें सबसे टफ यहूदी धर्म है। फिर एक ताओइज्म, इसमें क्या, दे बिलीव टू बी इमॉर्टल। ताओ एक धर्म है, ताओइज्म चीन का ये धर्म है। वहाँ क्या कहते हैं कि अगर आपने सात्विक फूड हैबिट अपना लिया तो आप लगभग अमर हो जाएंगे। और ये वही नहीं, मतलब ताओइज्म नहीं, सब में ही है। जो लोग, आप लोग अगर तैलंग स्वामी का नाम सुने होंगे, तैलंग स्वामी बनारस में एक साधु हुए थे। वो तकरीबन 280 साल जीवित थे। शरीर त्याग जब उन्होंने किया तो 280 साल उनकी उम्र थी। तो यह चीज संभव है। ये बात सही है, सात्विक फूड हैबिट से आप अपने आप को
अपनी आयु को बहुत बढ़ा सकते हैं। बताया सात्विक व्रत का मतलब क्या हुआ? अपने आप को वॉशिंग मशीन में डालना, और अपने आप को नहीं, अपने से जुड़े हुए सारे जब शुद्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा चलेगा शरीर। तो अब तो आप लोग, चूँकि ये मैंने दिखाया कि हर धर्म में व्रत का विधान है, अलग-अलग जगह, एक ही धर्म में अलग-अलग तरह से भी है। जैसे मैं कहूँ कि क्रिश्चियनिटी में, तो क्रिश्चियन लोग जो हो सकता है नॉर्थ में इंडिया में होंगे उनका अलग होगा, साउथ इंडिया में अलग होगा। इंडिया में जो क्रिश्चियंस होंगे उनका अलग होगा, इज़राइल वालों का अलग होगा, अमेरिका में अलग। ऐसे हिंदू धर्म में भी सबके विधान अलग-अलग हैं। लेकिन जो साइंस है वो सबका एक ही है, तो वही जो कोर है, व्रत का कोर है, वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं। इस स्लाइड से मैंने यह बताया कि व्रत जो है सभी धर्मों का सभी धर्मों में उच्चतम लेवल की साधना है, और आप सभी लोग यहाँ इस क्लास में अगर इकट्ठा हुए हैं तो इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने एक ऐसा संकल्प लिया है कि हम भी व्रत करेंगे। चलिए, तो मैं क्लास को आगे शुरू करता हूँ। देश योग की 3 प्रेयर हो चुकी है। मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन, जो भी लोग अगर इस क्लास में ऐसा कोई भी है जो पहली बार देश योग से जुड़ा है, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो सब जानते हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए देश योग के बारे में थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों। साथियों, देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका उद्देश्य योग को वैज्ञानिक तरह से लोगों के बीच प्रमोट करना है। देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट का क्रियाकलाप स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरित है। और देश योग जो शब्द आया है साथियों, यह कहाँ से आया है? स्वामी जी का एक फेमस कोटेशन है, मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो स्वामी जी का कहना था, हर मनुष्य अपने आप में ईश्वर है। तो हम लोग या देश योग परिवार के लोग जब आपसे जुड़े हैं इस क्लास में, तो हम यही मान रहे हैं कि हम अपने ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये हो गया देश योग टीम का परिचय। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। नमस्ते साथियों। साथियों, मेरा सुभाष नाम है। मैं देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट का एक वॉलेंटियर हूँ, और बाई प्रोफेशन मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई और आईआईटी बीएचयू से एमटेक की पढ़ाई की है, और एमटेक के बाद मैं इसरो में साइंटिस्ट था, और फिर साइंटिस्ट के बाद मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है, जो आईईएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ज्वाइन किया, और अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में ही मैं कार्य करता हूँ। और जो बाकी जो टीम के साथियों, जो भी लोग हैं, देश योग परिवार में जितने भी लोग हैं, जो भी लोग आपको गाइड करेंगे, या आप ग्रुपों में या जहाँ सोशल मीडिया में जैसे भी देश योग से जुड़े हैं, जो भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यह सभी देश योग के पुराने स्टूडेंट हैं। जैसे आज आप जुड़े हैं, ऐसे ये भी कभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले जुड़े थे, और जुड़ने के बाद इन्होंने देश योग के कार्य को समझा, कार्य प्रणाली को देखा, और खुद ही आगे बढ़ के आते हैं कि सर, ये तो बड़ा अच्छा काम है, हमें भी इसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, हम भी करना चाह रहे हैं। तो बस इसी तरह जुड़ गए। जितने भी साथियों देश योग के जो भी लोग हैं, ये वेल टैलेंटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग, ये सब अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। देश योग से जुड़ के इन्होंने सात्विक आहार को समझा, सात्विक विचार को समझा, सात्विक संकल्प लिया, सात्विक व्रत समझा, सात्विक संस्कार, और फिर इस तरह ही आपके सामने। और अगला जो है साथियों, देश योग का अप्रोच क्या है? देश योग का अप्रोच एकदम साइंटिफिक अप्रोच है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी इस क्लास में या किसी भी क्लास में, पहले हम लोग खुद उसका अभ्यास करके देखते हैं। अनुभव के स्तर पर जब चीज़ें आ जाती हैं और सब सही दिखता है, हम लोग योग शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसका खुद अभ्यास करते हैं, और फिर उसको जो भी मॉडर्न टेक्निक है या कोई मेडिकल टेस्ट है उससे मैच कराते हैं, और जब वो बातें सही आती हैं, वही बातें हम लोगों के बीच ले जाते हैं। तो ये साथी देश योग का छोटा सा
एक परिचय, जिससे जो भी लोग, अगर कोई ऐसा जुड़ा है जो देश योग को नहीं जानता है। अच्छा, देश योग में साथियों जो भी क्लास होगी आप देखेंगे हर जगह सात्विक सात्विक ऐसे बोला जाता है। तो सात्विक है क्या? सात्विक शब्द का मतलब साथियों ये हो गया, जैसे आपका, मैं कहूं कि आपका घर सात्विक है, इसका क्या मतलब? मैं आपके घर को कहूं सात्विक घर, सात्विक माता पिता, सात्विक बिस्तर कहें, सात्विक टेबल कहें, सात्विक आहार कहें, सात्विक विचार कहें, ये इसका क्या मतलब है कि हर वो चीज जो आपकी यह 5 चीजें बढ़ाए, इसको सात्विक कहते हैं। हाँ, अब मुझे लगा आपको अच्छे दिख रहा, मैंने स्लाइड को वो नहीं किया था। सात्विक का मतलब आपकी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और ब्लिश, हैप्पीनेस। यह भगवत गीता का अध्याय 17 का 8वां श्लोक है। आयुषत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। अध्याय 17 में सात्विक आहार की चर्चा की गई है। देश योग उसी कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर चल रहा है कि सिर्फ आहार ही क्यों, हम विचार सात्विक करें, हम घर सात्विक करें, हम परिवार सात्विक करें, सब कुछ सात्विक। तो सात्विक का क्या मतलब है? ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति या घटना जिससे आपकी उम्र बढ़े, बुद्धि बढ़े, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, डिजीज लेसनेस और हैप्पीनेस, आपकी प्रसन्नता बढ़े, इसको सात्विक कहते हैं। तो जैसे आप लोग सात्विक व्रत में आए हैं, तो सात्विक व्रत करेंगे तो आपकी यह 5 चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अच्छा, ये एक छोटा सा साथियों में डिस्क्लेमर है, ये मैं पढ़ देता हूँ। इस कार्यक्रम, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, चर्चा, वेबसाइट में निहित किसी भी सलाह को चिकित्सकीय सलाह नहीं माना जाता है, न माना जाएगा। कृपया अपने चिकित्सक, चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ विस्तार से चर्चा किए बिना एवं उससे संतुष्ट हुए बिना अपनी जीवन शैली, खान पान की आदत में कोई बदलाव न करें और न ही शरीर शोधन क्रियाओं का अभ्यास करें। लेखक, वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, देशयोग टीम, देशयोग टीम, देशयोग वॉलेंटियर किसी भी घटना में किसी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए किसी भी पार्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उपयोग से उत्पन्न होती है। यह चर्चा केवल सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य के लिए आयोजित की जा रही है। यही चीज साथियों इंग्लिश में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। इस डिस्क्लेमर का साथियों उद्देश्य यह है कि ये जो भी आप, जैसे चूंकि आप दूर हैं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था को हम लोग उतना जज नहीं कर पाते। ठीक है, जो लोग देश योग में पुराने स्टूडेंट उनको तो हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं या अभी जस्ट किसी के रेफरेंस से ऐसी क्लास में जुड़ गए हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा निवेदन है कि अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें। आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अवस्था को वही बेहतर समझते हैं। चलिए, जोश में होश न खोएं, यह मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा साथियों, जो डिस्कशन होने चल रहा है, यह कोई भी डिस्कशन, इसका प्रॉपर रेफरेंस है, कहाँ रेफरेंस है यह मैं बता देता हूँ। डॉक्टर एच.एम. सेल्टन, हर्बर्ट एम सेल्टन, ये इनकी एक फेमस, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं फास्टिंग थेरेपी के, और इनकी एक पुस्तक है फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। यह मैं बताने, ये रेफरेंस यानी जो मैं बताने चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई चीज मैं हवा में बोल रहा हूँ। रेफरेंसेस कहाँ हैं, कहाँ कहाँ से ये मटेरियल कलेक्ट किया गया है। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ,
यह एक नेचुरोपैथ हैं। क्लास नोट्स, डॉक्टर राबिन कराती सर, ये वेस्ट बंगाल के बहुत ही फेमस नेचुरोपैथ हैं। मैंने खुद इनके सानिध्य में रह के चीज़ों को सीखा है, और जो उस क्लास में उन्होंने नोट्स दिए थे वो इसके बेसिस हैं। पंचकोश थ्योरी ऑफ तैत्रीय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद की पंचकोश थ्योरी इसमें यूज की गई है, जहां भी आएगा रेफरेंस, या ये कई एक अंडरस्टैंडिंग उसकी बैकग्राउंड में है। और पतंजलि योग दर्शन और भगवत गीता, ये सारे ग्रंथ कहीं न कहीं रिफर किए गए हैं इस पूरी क्लास में। तो अच्छा साथियों, मैं जस्ट एक बताऊं, जैसे ये सात्विक व्रत की क्लास है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मॉडर्न साइंस इसको फास्टिंग थेरेपी बोलता है। कहता है ये फास्टिंग करके आप बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो उसी चीज को देश योग में सात्विक व्रत का नाम दिया गया। अब जो आप समझने चल रहे हैं, यह वास्तव में एक थेरेपी सिस्टम है। जैसे आप एलोपैथी कहते हैं, होम्योपैथी कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं, और सिद्धा कहते हैं, यूनानी कहते हैं, योग एंड नेचुरोपैथ कहते हैं, ऐसे ही एक ट्रीटमेंट सिस्टम है फास्टिंग। तो अब हम लोग फास्टिंग थेरेपी बेसिकली समझने चल रहे हैं। चलो अगले सूत्र में आते हैं। तो सबसे पहले साथियों, सात्विक लाइफ स्टाइल हम समझेंगे। इस दौरान 9-10 दिन 15 दिन जितने भी आप व्रत रहते हैं, कोई 7 दिन रहेगा, और जितने भी दिन व्रत रहेंगे, इस दौरान हम एक लाइफ स्टाइल को जिएंगे। और ऐसा नहीं कि यह लाइफ स्टाइल सिर्फ व्रत के समय होनी चाहिए, या जो सात्विक लाइफ स्टाइल बताने चल रहा हूँ, यह साथियों पूरे जीवन भर होनी चाहिए। सात्विक लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है? आप अपने आप को यूनिवर्स से ट्यून कर ले रहे हैं, किसी भी तरह का अहंकार नहीं है। आप इस यूनिवर्स के एक हिस्सा हैं। तो यूनिवर्स का बेस्ट किसमें हो सकता है? यूनिवर्स पूरे ब्रह्मांड का स्वास्थ्य जो सुनिश्चित करे, वह सात्विक लाइफ स्टाइल है। आपने वह प्रेयर सुनी होगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो कैसे होगा? आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। इस पहले तो आप ही निरोगी हो जाएं, आप ही सुखी हो जाएं। आपकी एक एक एक्टिविटी, सात्विक व्रत का मतलब आपकी, या सात्विक जीवनचर्या का मतलब, सात्विक लाइफ स्टाइल का मतलब, आपकी एक एक एक्टिविटी यूनिवर्स के भले के लिए होनी चाहिए। तो अब ये क्या सात्विक लाइफ स्टाइल है, यह मैं बताने चल रहा हूँ। यह 10 पॉइंट है, आप 11 भी कह सकते हैं, 12 भी। कोई आप नया चीज बताएंगे, कोई अनुभव से भी आ गया तो उसको हम जोड़ लेंगे। यह भी धीरे धीरे अनुभव से या पुस्तकों से इकट्ठा करके यह लिखा गया है। सात्विक लाइफ स्टाइल के नाम से आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी कहीं पर, लेकिन उसको हमने इकट्ठा किया है। पहला साथियों, लॉ ऑफ रेस्पिरेशन। हमें सांस कैसी लेनी चाहिए। कभी आपने देखा कोई इतना जोर बहुत मतलब वो ऐसे गुस्से में रहते हैं, उनको देखिए तो उनका शरीर ऐसे बहुत तेजी से हिलता है। ऐसे बहुत लोग अगर आपने, मैं इसको पीपीटी हटा के दिखाऊं तो कुछ लोग देखेंगे ऐसे करते हैं, उनका आप देखिए तो पूरा ऐसे हिलता रहता है। वो ऐसे नॉर्मल बैठे रहेंगे ऑफिस में, घर में, कहीं भी। उनको पता नहीं है उनकी सांस सही से नहीं चल रही है। पूरा शरीर, सांस ऐसी होनी चाहिए एफर्टलेस, ऐसे बैठे हो सामने वाले को पता भी न चले। एफर्टलेस ब्रीदिंग होनी चाहिए, बिल्कुल उसको कहते हैं सात्विक रिस्पिरेशन। वो एफर्टलेस मेडिटेशन, सॉरी रिस्पिरेशन कैसे आएगा? वो आएगा साथियों, आपको जब आप योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम इत्यादि करेंगे, तो आपकी सांस बहुत अच्छी चलती है। यह हुआ सात्विक श्वसन क्रिया, मैं बता दिया। उसका परिचय क्या है?
आपका शरीर बहुत हिलता-डुलता नहीं दिखना चाहिए, आप हाँफ रहे हैं ऐसा नहीं। थोड़ा-सा सीढ़ी चलते हैं, 5 मिनट में हाँफने लगते हैं, ऐसा नहीं। आप 10 फ्लोर भी चढ़ जाएँ और एकदम रिलैक्स रहें। ये है लॉ ऑफ रिस्पिरेशन। फिर साथियों अगला पॉइंट आता है लॉ ऑफ ईटिंग। लॉ ऑफ ईटिंग क्या है? यह जान ले कि आप कैसे क्या कहते हैं अ, खाना खाने का। तो खाना खाने का मतलब आपको सात्विक आहार लेना चाहिए। लॉ ऑफ ईटिंग क्या है? ऐसा खाना जो आपकी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति यह 5 चीज़ बढ़ाए। यह इस क्लास में जैसे जुड़े हैं तो हम बेसिकली लॉ ऑफ ईटिंग समझने के लिए जुड़े हैं। बाकी यहाँ पे जो हमारा व्रत है, सात्विक व्रत, जो भी 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन जितना भी हम लोग करते हैं, जितने का हम संकल्प लेते हैं, इस दौरान हम पूरी आहारचर्या को सात्विक लाइफ़स्टाइल को अपनाने की या ट्रेनिंग करने की कोशिश करेंगे। उसमें लेकिन मुख्य कंटेंट लॉ ऑफ ईटिंग है। फिर अगला साथियों आता है लॉ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमें पानी कैसे पीना चाहिए? तो इसका मैं एक नियम बता दूं कि हमें प्रतिदिन सुबह उठ के 3 गिलास गुनगुना पानी अवश्य ही पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? उसके पीने से हमारे शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन जो रात भर जमा रहता है, सोते रहते हैं, जो रिपेयरिंग होती है, वो निकल जाता है। और इसके दिन में हमें खाने के समय कभी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन खाने के 1.5 घंटे बाद पानी ज़रूर पीना चाहिए, वह शरीर की ज़रूरत है। तो लॉ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर मैंने बता दिया। और लॉ ऑफ थिंकिंग, कभी भी साथियों हमेशा ये ध्यान रखें, आपका एक भी विचार सिर्फ आपके लिए नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करें, आप देखें कि यह पूरे ब्रह्मांड के लिए किस तरह लाभ करेगा, या अपने समाज परिवार के उस आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचिए जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसको अंत्योदय कहते हैं। मतलब सामाजिक में व्यवस्था में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय होगा, अंत्योदय होगा, ऐसा विचार करें। हर समय विश्व कल्याण की भावना से ही काम करें। लॉ ऑफ स्लीप। लॉ ऑफ स्लीप मतलब आपको एक ऐसी नींद होनी चाहिए कि जब आप उठें तो बच्चे की तरह एकदम फ्रेश, चेहरे पे फ्रेशनेस होनी चाहिए। यह फ्रेशनेस बहुत सुबह उठते ही आपको समझ में आ जाता है कि मेरी नींद पूरी हुई है या नहीं। ठीक है, सात्विक नींद इसको आप कह सकते हैं। लॉ ऑफ थिंकिंग क्या है? सात्विक विचार। देश योग में सात्विक विचार को लेकर पूरी क्लास होती है, काफी बड़ी क्लास है। फिर आगे चलते हैं साथियों। लॉ ऑफ अच्छा, लॉ ऑफ एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ। कितनी हमें संपत्ति अर्जित करनी चाहिए? तो अगर आप यह वेल्थ अर्जित करना है तो आप यह रुपया, बिल्डिंग और इन सब का, रुपया, बिल्डिंग, गहना, कपड़े, गाड़ी, घोड़ा, जो भी ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आपको मैं बताऊं इन सब में से कोई भी संपदा, कोई भी धन आपके अंतिम समय में काम नहीं आएगा। सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपको वास्तव में ऐसी संपदा का इकट्ठा करनी है जो आपके साथ जाए, तो उसके लिए एकुमुलेशन छोड़िए, देना शुरू करिए। आपके कर्म पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के भले के लिए होने चाहिए। त्याग और सेवा, गिविंग इज द लॉ फॉर एक्युमुलेटिंग वेल्थ। अगर आपको सच्ची संपदा इकट्ठी करनी है जो आपके साथ चिरकाल तक रहे, अगले जन्म में भी, आगे की यात्रा में भी आपके साथ रहे, तो आपको त्याग और सेवा का ही संकल्प करना चाहिए। वह रियल में वेल्थ आपके पास आएगा।
त्याग मतलब जो अपनी भी वर्तमान संपत्ति उससे बहुत ज्यादा मोह न रखें, त्याग करें। त्याग मतलब अपने आप को कम से कम में रखने की, जीवित रखने की, संभाले रखने की प्रैक्टिस करें। देखें आप कम से कम इस 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन या जो हम संकल्प ले रहे हैं व्रत का, इस 10 दिन, 15 दिन के दौरान अपने आप को मिनिमम रिसोर्सेस में रहने की जरा आदत डालिए। देखिए आप कहीं यात्रा करते हैं, कैसे जाते हैं, एक छोटे से बैग में सारा सामान रहता है, आप सब कुछ वहाँ रह भी लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं। रिनंसिएशन एंड सर्विस इस द व्रत, सात्विक व्रत के दौरान, और हमेशा ही, यही नहीं हमेशा ही देश योग की क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अस्तेय। जब देंगे तो आपको असली संपदा आपके पास आएगी। पतंजलि योग दर्शन में भगवान महर्षि पतंजलि जी ने बोला, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नौ उपस्थानम। सभी संपदा आपके पास चल के चली आएगी। तो त्याग और सेवा, सेवा वही कर सकता है जो त्यागी हो, जो त्याग नहीं कर सकता वो सेवा कभी नहीं कर सकता, ये जानिए। जो आपके पास है पहले इसका त्याग करिए, फिर तो वो दूसरों को देंगे आप, पहले खुद ही त्याग करें। फिर साथ ही आता है लॉ ऑफ रेस्टिंग एंड रिलैक्सेशन। आपको रेस्ट, जैसे हमेशा रेस्ट, सफिशिएंट रेस्ट होना चाहिए। आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें, अपने ब्रेन को रेस्ट दें, अपने ऑफिस के लोगों को रेस्ट दें, सबको रेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। रेस्ट और रिलैक्सेशन, बीच बीच में जैसे आप काम कर रहे हैं हर 2 घंटे उठ जाया करिए, 2 मिनट के लिए उठ गए, इधर उधर घूम लिया, रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा डाइवर्जन हो। तो आपको सफिशिएंट रेस्ट जरूरी है। आपको जो भी साइंस के लोग हैं जो जानते हो, जब आप रेस्ट करते हैं उस समय आपका शरीर रिजुविनेट करता है, अपने आप को रिपेयर करता है। जब आप काम कर रहे हैं तो पूरा शरीर आपके साथ काम में लगा हुआ, तो रिपेयर कहाँ हुआ। फिर अगला आता है साथियों लॉ ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेस कैसा होना चाहिए, तो ड्रेस जनरली कॉटन का ड्रेस होना चाहिए। बेड वगैरह बहुत मोटा ना हो। ड्रेसिंग मतलब जो किस किस बिस्तर पे सोना है वह भी आप देखें। कुछ लोगों का तो गद्दा ऐसा होता है कि बैठे और अंदर घुस गए, अंदर घुस गए तो वो बीमारी वाला गद्दा है। बेड जितना सॉलिड होगा उतना अच्छा है। सोते समय आपके रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से स्ट्रेट हो। जब आप ऐसे मोटे गद्दे वाले बेड में घुसते हैं तो आप टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आपको पता नहीं। तो लॉ ऑफ ड्रेसिंग में, अच्छा ड्रेस में कॉटन का कपड़ा पहनना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, कॉटन का कपड़ा पहने। और जो फीमेल्स वगैरह हैं जब योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, कुछ भी करें, तो कम से कम गला बंद पहने, नीचे कमर के नीचे तक थोड़ा लंबी टी शर्ट हो, या जो भी आप लोअर वगैरह पहनते हैं वो सब ध्यान रखें। मेल जो लोग हैं लॉ ऑफ ड्रेसिंग में, जैसे मैं कहूँ कि अगर आप लंगोट पहनते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही ज्यादा। स्पिरिचुअल साधना में भी लाभ मिलेगा, वैसे भी लाभ आता है, योग अभ्यास में भी बहुत सारा लाभ। अच्छा लॉ ऑफ वर्किंग, काम कैसे करें, इसको लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक भगवत गीता में है चैप्टर 6 में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधयस्य योग भवति दुःखः। उसमें बोला गया है कि युक्ताहार, आपका आहार सही होना चाहिए, विहार एक्टिविटी सही होनी चाहिए, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, पहले तो एक्टिविटी सही हो, फिर उस एक्टिविटी में कितना लगेंगे। भाई मान लीजिए कि आप सेवा करने निकल गए, अब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और दिन भर मरीजों की लाइन लगी है, तो आप क्या दिन भर बैठे रहेंगे, क्या वहां 24 घंटे मरीज को देखेंगे। 24 घंटे मरीज को देखेंगे तो अधिक से अधिक 10 दिन देख पाएंगे, 10 दिन बाद आप खुद पड़ जाएंगे, मरीज बन जाएंगे। तो युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में युक्त पूर्ण चेष्टा करनी है, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए कर्म करना है, जिससे आप लंबे समय तक वह अच्छा कार्य कर पाए। यह 10वां पॉइंट है लॉ ऑफ टेक्नोलॉजी हैंडलिंग। टेक्नोलॉजी हैंडलिंग दोस्तों, जैसे इस समय मोबाइल है, लैपटॉप है, यूट्यूब, फेसबुक, ज्यादातर आप देखें तो हम लोग इन सब के गुलाम बन चुके हैं।
जबकि हमें इनको अपना गुलाम बनाना है। टेक्नोलॉजी हमें न चलाए, हम टेक्नोलॉजी को चलाएं। तो साथियों, इन जो लैपटॉप, मोबाइल, इन सब से दूरी बनाना सीखें। अपने काम के लिए इनका इस्तेमाल करें, ज़रूरत ये इसमें कोई मना नहीं, लेकिन आप खुद न इस्तेमाल हो जाएं, यह ध्यान रखना है। अगर आप यह ध्यान रखते हैं लैपटॉप, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक इस्तेमाल करते समय कि क्या मैं खुद तो गुलाम नहीं बन रहा हूँ, तब आप सात्विक हैंडलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी जानते हैं। तमाम तरह के आप देखें, हम लोग बहुत सारा समय इसमें नष्ट करते हैं। यह 10 पॉइंट अगर ये अभी तक जो हमने सोचा है, कभी आपका कोई आप बता सकते हैं, हम ऐड कर लेंगे। ऐसा नहीं हम करेंगे यही 10 पॉइंट है, ऐसा नहीं। हमेशा इवोल्यूशन के लिए देश योग तैयार है। आप कुछ पॉइंट बताएंगे तो हम उसको जोड़ देंगे। तो यह साथियों सात्विक लाइफ स्टाइल हो गया। अब हम आगे चलते हैं। यह 10 पॉइंट हम अपने अभ्यास में रखेंगे, हमेशा जीवन में होना चाहिए। और इस व्रत के दौरान, जो व्रत का भी सेशन शुरू हो रहा है, इसमें तो अवश्य ही रखेंगे। आप साथ चलते हैं साथियों, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी या डिस्कस करें, स्ट्रक्चर कैसा है। ह्यूमन बॉडी साथियों 5 तरह के तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व, यह आप नाम जानते हैं। इसको जो पतंजलि योग दर्शन या भगवत गीता या शास्त्रों में इसको बोला गया है कि स्थूल तन्मात्र, सूक्ष्म तन्मात्र, इस तरह की वहां पे चीजें बोली गई हैं। और इसको इस्लाम में बोला गया है कि मनुष्य की संरचना अल्लाह ने 6वें दिन की। तो क्यों 6वें दिन किया, 5वां क्यों नहीं बोला, चौथा क्यों नहीं बोला, जरा सोचिए। जो है पंच तत्वों से ही वजह से वहां यह बात बोली गई है। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर में कैसे कैसे हैं वो देखें। आपके शरीर में जो मांस है और जो हड्डी है, यह वास्तव में पृथ्वी तत्व है। जो आपके शरीर में लिक्विड या कोई भी फ्लूइड है, चाहे खून है, चाहे हार्मोन है, चाहे बाइल जूस है, जो भी बनता है, डाइजेस्टिव जूस, जो भी लिक्विड है, वह वास्तव में वाटर का ही परिवर्तित रूप है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं साथियों। जो आपके शरीर में फेफड़ा है, अगर जो भी लोग फेफड़ा जानते हैं, एल्विलाई वहाँ एक कंटेंट होता है। ये सेल लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है। जो भी एक एक कोशिका में वह हिस्सा जो श्वास लेने का काम करता है, वह स्वयं वायु है, वायु तत्व से बना है। जैसे फेफड़ा, पूरे शरीर की सांस कहाँ से आती है, फेफड़े से। लेकिन हर सेल लेवल पे भी एक सेंटर होता है जो यह काम करता है। ठीक है। वो भी वायु तत्व से बना है। अब अगला चीज आता है, जो आपके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, खाना पचता है, खाना टूटता है, खाना एब्जॉर्ब होता है, यह सारी चीजें अग्नि तत्व का प्रतीक हैं। अग्नि तत्व का प्रतीक मतलब जठराग्नि, जो हम लोग कहते हैं जठराग्नि इनकी कम हो गई है, कमजोर हो गई है, या कहते हैं इस आसन के प्रयोग करने से जठराग्नि तेजी से फायर हो, जलते मतलब प्रज्वलित होती है। तो यह साथियों 5। और फिर अगला स्काई तत्व, आकाश तत्व कहाँ आया। हमारे शरीर में जो भी खाली स्थान है, वह वास्तव में आहार ही, सॉरी, आकाश है। जैसे यहाँ तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिखा है, जो मुंह से लेके एनस तक एक पाइप है। क्योंकि सबसे बड़ी पाइप यह है, इसीलिए कहा जा रहा है कि यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब आकाश, जहां जहां भी साथियों स्पेस है, जैसे अब देखिए मेरे नाक में स्पेस है तो आकाश तत्व है, कान में स्पेस है, आकाश तत्व है। देखिए मुंह में स्पेस है, आकाश तत्व है। मुंह से लेके एनस तक पूरी पाइप से खाली पड़ी है, खाली है, वो आकाश तत्व है। ब्लड वेसल में जहाँ खून दौड़ रहा है, जो ब्लड की पाइप है, उसमें आकाश तत्व है। जहां भी खाली जगह है, वो आकाश तत्व है। और हमारे शरीर में साथियों आकाश तत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आकाश तत्व
बहुत, जो ईश्वर ने जब हमारे शरीर बनाया तो आकाश तत्व ही बहुत ज्यादा रखा। आप अपने आसपास देखिए आकाश तत्व कितना ज्यादा है। हर जगह तो खाली है, नहीं खाली है आपको लगता है? आप अपने घर का देखिए, चारों तरफ आपने खाली जगह बना रखी है। कमरा तो बहुत छोटा सा, जो दीवार तो बहुत छोटी सी है, उसके बीच पूरा आपने आकाश तत्व रखा हुआ है। ऐसा ही हमारा शरीर है। इस जैसे इस कमरे की दीवारें सारी सटा दीजिए तो इतने में पूरा घर आ जाएगा आपका भी, आपका सब लाइए तो अधिक से अधिक मान लीजिए आधे कमरे में पूरा घर आ जाएगा। इतना बड़ा घर 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, 2 BHK दिख रहा है आकाश तत्व की वजह से। तो आकाश तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लग रहा है, आप सोचिए आपके घर से भी स्पेस हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कहिए लीजिए घर आप लीजिए, स्पेस हटा दीजिए, सारी दीवारों को एक जगह कर दीजिए, सारे दरवाजे को एक जगह कर दिए, कैसे हो जाएगा? सब खत्म हो जाएगा। तो आकाश तत्व ही इन बाकी तत्वों का को महत्व देता है। तो मैं आकाश तत्व का बता पाया कहाँ पर है। शरीर में जो भी खाली जगह है वह आकाश तत्व है। अच्छा, इसके बाद जो है अब आते हैं फूड बेस्ड। अब हम देखिए अभी हम लोग साथियों क्या समझ गए कि हम फूड बेस्ड ट्रीटमेंट समझ गए कि हमें 1 मिनट, जरा मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक लूंगा, एक एक छोटा सा काम। अच्छा हाँ, चल ठीक है, मैं आ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी सी असुविधा हुई। एक बहुत जरूरी काम जिससे क्लास, मुझे पता है क्लास में भी बाधा आ जाएगी अगर मैं वो काम नहीं करता। अभी ध्यान आ गया तो वो बाधा मैंने दूर कर ली। तो साथियों इस स्लाइड में हमने ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर समझ लिया पूरी तरह से कि हम, हमारे शरीर में वायु कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है। अब आप यहीं पर, आप इस स्लाइड से आपको क्या लग रहा है? पांचों तत्व का एक प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में सब कुछ है। जैसे मैं बताऊं, हमारे शरीर में 70% जल तत्व है, 12% पृथ्वी तत्व है, और 6% अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, 6-6-6% है। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। तो अब ये समझिए कि हर तत्व का अपना एक परसेंटेज निर्धारित है। अब आपको भी लगता है अगर इस परसेंटेज से कहीं भी डेविएट हुए तो रोग तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं? जैसे आपके घर में मैं कहूँ कि सारी दीवारों को स्पेस हटा दीजिए तो क्या घर घर पर रहेगा? आपके घर में से जल तत्व हटा दें अभी, जहां जहां जल है, पानी की टंकी हटा दें, अब पूरा आपका आरओ का पानी हटा दें, फ्रिज में सारा, तो क्या वो घर घर रहेगा? नहीं रहेगा। प्रपोर्शन में निश्चित है कि भाई इतना पानी होना चाहिए। अब बहुत पानी पानी कर दे तो भी बीमारी आए, पूरा घर को पानी से भर दे तो ऐसे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ हर तत्व का एक प्रपोर्शन फिक्स है, उसी प्रपोर्शन होना चाहिए। तो यह पंच तत्व का साथियों जब भी बैलेंस डिस्टर्ब होता है उसी को हम कहते हैं रोग। आयुर्वेद के लोग कहते हैं वात पित्त कफ का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि पंच तत्वों का बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो रोग आ गया। और इसी पंच तत्व के बैलेंस को हम रीस्टोर करेंगे इस सात्विक व्रत के सेशन में। अब कैसे करेंगे वो हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब ये समझे कि इस जो सात्विक व्रत का सत्र जिसमें आप लोग जुड़ने वाले हैं, जिसमें मैं पूरी देश परिवार की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं, इस दौरान साथियों इस पंच तत्व का हम बैलेंस री इस्टेब्लिश करेंगे। जो भी लोग पहले के स्टूडेंट हैं या आप लोग भी जो पहले के स्टूडेंट कहते हैं सर सात्विक व्रत के दौरान इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि समझ ही नहीं आता, कितना प्रसन्नता आ जाती।
क्यों? क्योंकि आपका पंच तत्व का बैलेंस रीस्टोर हो जाता है। पंच तत्व का बैलेंस रीस्टोर हो गया तो आपकी बीमारियां ऐसे ही भाग जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम फूड बेस्ड ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो यही अगला फूड बेस्ड, यानी हम यहाँ फूड मतलब क्या कहा जा रहा है? पंच तत्वों को। फूड मतलब ये नहीं कि हम ऐसा क्या खाना खाएं कि हम इन पंच तत्वों के बैलेंस को, इम्बैलेंस को वापस उस बैलेंस को रीस्टोर कर लें। तो अब पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट वाइज साथियों लिखा हुआ है जिससे आप बेहतर तरह समझ पाए। जब भी हमारे शरीर में पंच तत्वों का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, इसी को आप रोग, टॉक्सिन, एसिड, इम्प्योरिटी या मल कह सकते हैं। हमारे शरीर में मौजूद रोग वास्तव में पंच तत्व का इम्बैलेंस शो कर रहे हैं। जिस प्रपोर्शन में होना चाहिए उस प्रपोर्शन में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। हम क्या, आ, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर डिस्टर्ब हुआ है तो, थोड़ा लग रहा है नेट कनेक्शन कुछ हुआ है अगर वो। चलिए, मेरा वॉइस वीडियो मैं समझ रहा हूँ क्लियर है, कुछ नेट कनेक्शन का कोई इशू आया है जिसलिए अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए थे। अच्छा, चले हम आगे चलते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे कि रिस्टोरेशन ऑफ पंचभूत बैलेंस। अब जो यहाँ हम करने चल रहे हैं, अपने इस पंच तत्व में जो अस्थायित्व आ गया है, जो अनस्टेबिलिटी आ गई, उसको रिस्टोर करेंगे। उसके असंतुलन जो आ गया उसको संतुलित करेंगे। प्रोसीजर क्या है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो उसके लिए साथियों अब हम एक आहारचर्या डिस्कस करने चलेंगे। आप भी, अच्छा, वो आहारचर्या में खास बात क्या होगी? तो उसमें कुछ एलिमिनेटिंग फूड होगा। जैसे आप अपने घर में जब सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, कभी आपने घर में आप देखा सफाई करते हैं, सबसे पहले आप झाड़ू उठाते हैं, लगा देते हैं। झाड़ू उठाने से क्या होता है कि आप अपने शरीर में, अपने घर में मौजूद जो बड़ी बड़ी गंदगी है, ग्रॉस इम्प्योरिटी है, ग्रॉस, एक मिनट जरा देखिए, फोन भी आ रहा है, एक मिनट में फोन को जरा मैं साइलेंट कर देता हूँ, ठीक, थैंक यू। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे जितने कई फोन है, एक तो मैंने, एक लगता है वो क्या कहते हैं, साइलेंट करना भूल गया था। बाकी इस, एक मिनट मैं साइलेंट कर दें, इसे बीच में कॉल में। हाँ, थैंक यू सभी को। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी असुविधा हुई। मैंने फ़ोन को साइलेंट में कर दिया। अच्छा, अब जो है हम आ जाते हैं इस पे। तो जैसे आप घर में सबसे पहले आप सफाई करने, सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, तो अब हम अपने इस शरीर में भी झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू कैसे लगाएंगे वो बात की बात है। पहला जो फूड होगा, हम एलिमिनेटिंग फूड लेंगे। एलिमिनेटिंग फूड मतलब जो इस शरीर से बड़ी बड़ी गंदगी को निकाल के फेंक देगा। अच्छा, फिर दूसरा, हम झाड़ू लगाने के बाद घर में क्या करते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। पोछा जब आप लगाते हैं, मॉपिंग एक्टिविटी करते हैं, उस दौरान आपके जो घर में सूक्ष्म जो गंदगियां हैं वो निकलती हैं। फिर आप जब पोछा लगाते हैं तो फिर बहुत दूसरे स्तर की सफाई होती है। वह फूड क्या है? सूदिंग फूड हम यहाँ कहेंगे। हम पहले एलिमिनेटिंग फूड लेंगे, पहले झाड़ू लगाएंगे, फिर सूदिंग फूड लेंगे।
सूदिंग फूड लेंगे तो आपके शरीर में एक जिसको आप वैक्यूम क्लीनिंग कह सकते हैं, घर में आप पोछा लगाते हैं, है कि नहीं? अ, अच्छा, फिर आते हैं जब आपने पोछा लगा लिया, सूदिंग फूड हमने ले लिया, फिर कंस्ट्रक्टिव फूड। कंस्ट्रक्टिव फूड मतलब जब आपने पहले देखिए, अब घर में जब झाड़ू पोछा लगाते हैं, पहले हम चेयर वगैरह हटा देते हैं, पहले झाड़ू लगा देते हैं, फिर उस पर पोछा लगा, फिर हम रीस्ट्रक्चर, फिर हम चेयर को सही जगह करते हैं, टेबल को सही जगह करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव फूड मतलब वापस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैं हो सकता है बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल लो कि आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपको नेचुरोपैथी का समझा गया। एलिमिनेटिंग फूड, सूदिंग फूड, कंस्ट्रक्टिव फूड। एलिमिनेटिंग फूड मतलब झाड़ू लगाना, सूदिंग फूड मतलब पोछा लगाना, वैक्यूम क्लीनिंग करना, फिर उसके बाद चीजों को रीअरेंज कर देना। तो जो कंस्ट्रक्शन हमारा असली टारगेट है वहां तक। सात्विक व्रत के दौरान हम लोग इन्हीं पंच तत्वों को प्योरेस्ट फॉर्म में लेंगे। प्योरेस्ट फॉर्म में लेंगे तो आपका शरीर का जो इम्बैलेंस है ऐसे ही री हो जाएगा। फिर आगे चलता है साथियों, ये अच्छा, हम ये प्योरेस्ट फॉर्म में कहाँ मिलता है? अब हम क्या पृथ्वी खाने जाएंगे, मिट्टी खा लेंगे? क्या हम पानी कैसे पिएंगे? वो चीज मैं बताने चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये नेचुरोपैथी में ऐसा माना जाता है कि जब आप अनाज खाते हैं तो वास्तव में आप पृथ्वी तत्व खा रहे हैं। गेहूं, चावल, दाल जो है ये पृथ्वी तत्व है। जब आप सब्जियां खा रहे हैं, जब आप कद्दू खाते हैं, जब आप तुरई खाते हैं, जब आप लौकी खाते हैं, तो उसमें वास्तव में आपका वाटर तत्व जाता है, जल तत्व, वाटर प्रिंसिपल आपके शरीर में जाता है। जब आप फल खाते हैं तो आपके शरीर में अग्नि तत्व प्रवेश करता है। जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो यह वायु तत्व को ग्रहण करते हैं। और जब आप लिक्विड डाइट खाते हैं तब जो है आप वास्तव में अंतरिक्ष तत्व को ग्रहण करते हैं। लिक्विड डाइट मतलब नींबू पानी, शहद पानी, फ्रूट, फलों का जूस, सूप, यह सब चीज। तो साथियों, पंच तत्वों को ग्रहण करने का यह तरीका बता दिया गया। पृथ्वी तत्व मतलब ग्रेन, जल तत्व मतलब सब्जियां, अग्नि तत्व मतलब फल, वायु तत्व मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, और आकाश मतलब लिक्विड डाइट। अब यह क्रिएट कैसे हुआ, यह अगर आप समझ जाएंगे, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूं, अगर आप यह समझ पाए तो आप सब पूरा फंक्शनिंग ही समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि फास्टिंग करने में क्यों जो है बीमारी खत्म हो जाती है। हर तरह की बीमारियों का इलाज जो कहीं नहीं है वो फास्टिंग करने से आता है। अब इसका इस समय मुझे डॉक्टर एच.एम. सेल्टन जी की बुक का एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है। उसमें एक जगह चर्चा किया गया, एक व्यक्ति का, बहुत ही धनी व्यक्ति था, कान खराब हो गया, आवाज सुनाई देना बंद हो गया। वह क्या किया, चारों तरफ दुनिया के हर कोने में जाके इलाज कराया, कहीं नहीं ठीक हुआ। जिसने जितना पैसा मांगा उतना खर्च किया। फिर किसी ने सजेस्ट किया भाई सबके पास जा रहे हो तो सेल्टन साहब के पास भी चले जाओ, जाके देखो। तो इनके पास गए तो इन्होंने क्या किया, फास्टिंग, बोले फास्टिंग करोगे? बोला हाँ मैं कर लूंगा, आप मेरा कान ठीक करो। तो साथियों उस पुस्तक में है कि 88 या 90, 88 और 90 इतने दिनों का फास्ट उनको कराया गया। और 90 दिन बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो गया, मतलब शरीर जैसे लग रहा है समाप्त हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने भी अच्छा संकल्प लिया था और डॉक्टर साहब ने भी पूरा प्रॉपर केयर किया। और जब 90 दिन बीता तब उसके कान में आवाज अपने आप आ गई, सुनाई देने लगा। उसने बोला मेरा कान काम कर गया। यह है साथियों फास्टिंग का जादू। अब यह कहाँ से होता है यह मैं आपसे चर्चा करने चल रहा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको स्पिरिचुअल डोमेन में ले चलना पड़ेगा।
यहाँ मैं साथियों, अब मैं जो चर्चा करने चल रहा हूँ, यह तैत्तिरीय उपनिषद में लिया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद जो हमारा 108 उपनिषद है हिंदू धर्म में, एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में 3 चैप्टर हैं, उसका नाम है शिक्षावल्ली, दूसरे का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरे का नाम है भृगुवल्ली। यहाँ पर ब्रह्मानंद वल्ली में पूरा बताया गया है कि यह कायनात कैसे क्रिएट हुई। तो साथियों, सबसे पहले बताया गया जो मौलिक तत्व है इस सृष्टि का, उसको बोलते हैं ब्रह्म। उसको इस्लाम में बोलते हैं अल्लाह और क्रिश्चियन में बोलते हैं गॉड या जीसस, जो भी है, जो अंतिम तत्व है जिससे पूरी कायनात बनी हुई है, उसको हिंदू धर्म में ब्रह्म बोला गया। तो ब्रह्म से सबसे पहला चीज कौन क्रिएट हुआ? क्या पृथ्वी पहले निकली? तो नहीं, सबसे पहले निकला अर्थ, सॉरी, अंतरिक्ष, आकाश। सबसे पहले निकला आकाश तत्व। फिर दूसरा कौन सा तत्व निकला? आकाश तत्व के बाद निकला वायु तत्व। वायु तत्व के बाद अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के बाद जल तत्व और जल तत्व के बाद पृथ्वी तत्व। तो पहले आकाश, आकाश से निकला वायु, वायु से निकला अग्नि, अग्नि से निकला जल और जल से निकला पृथ्वी। इस तरह साथियों सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन है। हमारी जो पूरा ये सृष्टि है इसी क्रम में बनी हुई है। यह तो आप भी जानते हैं, अगर स्पेस मतलब पहले जगह तो हो, कहाँ घर बनाएंगे आप, है कि नहीं? ऐसे मैं क्रूड एग्जाम्पल, ये घर वाला लेकिन बहुत फिट एग्जाम्पल है। पहले तो आपके पास खाली जगह होनी चाहिए जमीन बनाने के, दीवार खड़ी करने के लिए। तो वही है आकाश तत्व। आकाश होता है, फिर वायु। तो जैसे मैं ये कहूँ साथियों, जो जैसे पृथ्वी तत्व मैंने बताया, पृथ्वी तत्व किससे निकला? जल से। तो यानी जल में आकाश के भी, सॉरी, जल के भी गुण होंगे और पृथ्वी तत्व के भी गुण होने चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी तत्व जल से ही निकल रहा है। अब इस तरह आते हैं, जल तत्व किससे आया? अग्नि तत्व से आया। तो जो अग्नि तत्व होगा उसके अंदर अग्नि का भी गुण होगा, जल का भी गुण होगा और तीसरा पृथ्वी का भी गुण होगा। क्योंकि अग्नि से ही पहले जल निकला और जल से निकला पृथ्वी। ये 3 उंगलियों से मैं बता पा रहा हूं। अग्नि तत्व जो होगा उसमें तीनों गुण होंगे, अग्नि का भी, जल का भी और पृथ्वी का भी। अच्छा, अब और आगे चलते हैं साथियों। अब जो है वो वाले गुण पे आ जाते हैं। अब उसके अग्नि के ऊपर आया वायु तत्व। अब वायु तत्व जो देखिए, वायु तत्व उससे निकला अग्नि, अग्नि से निकला जल, जल से निकला पृथ्वी। तो देखिए जो वायु तत्व है उसके अंदर चारों के गुण होंगे, क्योंकि उसी से निकला हुआ है। लेकिन चारों गुण कैसे से? वायु तत्व में चारों के गुण होंगे, लेकिन हमेशा हमें एक दिखता है। 3 डॉर्मेंट में हैं, एक एक्टिव है, 3 डॉर्मेंट है। और जब चारों खुल जाएंगे तो फिर चारों तत्व बन जाएंगे, है कि नहीं? मान लीजिए इसमें वायु का गुण है, एक्टिव है। अब इसको अग्नि वाले गुण चाहिए, तो अग्नि क्रिएट हो जाएगा, एक्टिव हो गया, फिर जल, वायु। इस तरह 3 गुण, जैसे वायु तत्व में 3 गुण डॉर्मेंट अवस्था में, एक एक्टिव है। अब वायु के ऊपर आया स्पेस। स्पेस का क्या मतलब हुआ? उसके अंदर 5 गुण है। स्पेस का मतलब, मान लिया अंगूठा अगर स्पेस है तो 5 गुण होंगे। 4 गुण अंगूठा, देखिए एक ऐसे है, और जब उससे वायु क्रिएट हुई तो वायु का गुण आ गया, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश तत्व साथियों ऐसा है, उसमें 5 तत्वों के गुण हैं। इससे आप सभी लोग एग्री करते हैं? यस टाइप करें अगर इस बात से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूं। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली। आकाश तत्व सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह 5 तत्व 5 की गुण रखता है। पंच तत्व इसी से, बाकी 4 तत्व इसी से निकले हुए हैं। तो साथियों, अगर आपको मैं बताऊं कि अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं, चलिए 5 तत्व में से कोई एक तत्व ही आपको खाने को मिलेगा, तो आप सभी लोग आकाश तत्व चूज करेंगे कि नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि आकाश में बाकी चारों के गुण हैं। अगर आपने वायु तत्व सिलेक्ट कर लिया तो 4 गुण तो पा जाएंगे, 5वां गुण कहाँ से आएगा?
आकाश में तो पांचों गुण हैं, वायु में 4 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, जल में 2 गुण है, सिर्फ जल तत्व और पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व में तो अपना ही गुण है। अगर आप पृथ्वी तत्व खाते रहेंगे तो कभी आप वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व के गुण नहीं समझ पाएंगे शरीर में। लेकिन अगर आपने आकाश तत्व खाया तो वास्तव में पांचों गुण आप समझ जाएंगे, पांचों तत्वों की कमी को शरीर में पूरा कर पाएंगे। यह मुझे लग रहा है मैं आपको समझा पा रहा हूँ आकाश तत्व खाने के क्या फायदा है। तो साथियों, जब आप लोग फास्ट रखने चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आप ये मत सोचे कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, बल्कि इस समय आप सबसे अच्छा खाना खाने चल रहे हैं, क्योंकि इस फास्टिंग के दौरान आप अपने शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाएंगे। खाली जगह शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और खाली जगह बढ़ेगी तो घर अच्छा लगता ही लगता है। तो मैं साथियों, मुझे लग रहा है मैं समझा पा रहा हूँ, फास्टिंग का मतलब यह नहीं होता कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, बल्कि फास्टिंग का मतलब आप अंतरिक्ष तत्व, आकाश तत्व खा रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा है। आकाश तत्व वायु, पृथ्वी, जल, सॉरी, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सभी की कमियां पूरी करता है। इसीलिए फास्टिंग थेरेपी के दौरान मैंने ऐसे ऐसी बीमारियां ठीक होते हुए देख लिया है जो कहीं नहीं ठीक होती, फास्टिंग में ठीक हो जाती, बहुत सारे राहत आ जाते हैं। तो फिर मैं एक बार वो कर रहा हूँ कि फास्टिंग मीन्स ईटिंग द बेस्ट फूड, ईटिंग ऑफ द बेस्ट फूड। चलिए, अब आता है फास्टिंग थेरेपी इज एज ओल्ड एज एनिमल लाइफ इटसेल्फ। फास्टिंग थेरेपी जो मैं बताया चला कोई नई चीज नहीं है, यह तब से है जब से जीवन है। आप कुत्ते को देखिए, कुत्ता बीमार होता है तो अपने आप खाना छोड़ देता है, फास्टिंग करता है। बंदर भी है, ये बंदर बीमार होता है, खाना छोड़ देगा, जंगलों में जाएगा। बंदर तो थोड़ा और इंटेलिजेंट होता है, जड़ी बूटियां पहचानते हैं, वो जंगल में जाएगा, एक पत्ती तोड़ के खा लेगा, वो पहचानता है कि इस बीमारी में क्या है। यही चीज घोड़े के साथ, घोड़ा भी बीमार होता है तो खाना खाना बंद कर देता है, क्योंकि जानता है प्रकृति ने फास्टिंग तो थेरेपी है, बीमारी ठीक कर देगा। आकाश तत्व अगर घोड़े ने खाया तो उसकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तो साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप फास्टिंग करने चल रहे हैं, जिस सत्र में हम लोग जुड़ने वाले हैं, यह वास्तव में सबसे अच्छा खाना खाने का दिन है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व हम लोग खाने चल रहे हैं, आकाश तत्व, जो आपके शरीर में अन्य चारों तत्वों की कमी को पूरा कर देगा। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, आप ये ना समझे कि आप व्रत रहे, कुछ खा नहीं रहे हैं, बल्कि आप सबसे अच्छा खाना खा रहे हैं। चले, अब मैं आगे चलता हूँ, फास्टिंग की डिफिनीशन क्या है। डॉक्टर एच एम सेल्टन जी ने अपने पुस्तक में यह डिफाइन किया है, पार्शियल और फुल एब्सटेंशन फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक alone for a longer or shorter duration is called fasting। आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से खाना और पेय, जो फूड और ड्रिंक से बहुत कम समय के लिए अथवा लंबे समय के लिए विलफुली, अपनी इच्छा से दूर रहना, अपनी इच्छा से खाने और पेय पदार्थों से आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से, छोटे समय के लिए अथवा लंबे समय के लिए दूर रहना ही फास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, और ये बाइबल में इसको डिफाइन किया है, वॉलेंट्री रिड्यूस एंड एलिमिनेट इनटेक ऑफ फूड फॉर स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक पर्पस। आप स्वतः ही अपनी इच्छा से खाना खाना बंद कर दें, कुछ समय के लिए किसी उद्देश्य से। तो अब इसमें चलते हैं साथियों। हाँ, इसमें अगला जो एक पॉइंट है कि जब भी आप व्रत करें दुखी मन से ना करें, एकदम प्रसन्न हो कि भाई मैं तो आकाश खा रहा हूँ, तो कहाँ दुखी होने की बात है। और अगला जो पॉइंट है, न्यूट्रिशन बाय ईटिंग इज पॉजिटिव। जब आप खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी दाल चावल ये सब खा रहे हैं,
इससे भी न्यूट्रिशन मिलता है। इसको पॉजिटिव न्यूट्रिशन कह रहे हैं, क्योंकि हम कुछ खा रहे हैं, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। फास्टिंग साथियों निगेटिव न्यूट्रिशन है, कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, वास्तव में गेहूँ, दाल, चावल, रोटी, रोटी, दाल, चावल सब तो बंद हो जाएगा। जो भी आप इस समय आहार नॉर्मल ले रहे होंगे, वो बंद हो जाएगा और आपको तब भी न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आप आकाश खा रहे हैं। तो बिना कुछ खाए भी न्यूट्रिशन मिलता है आकाश खाने से। अगला पॉइंट है कि जो हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, जो आप कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन जब आप लोग खाते हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आप सोचते हैं मैं पिज्जा खा रहा हूँ, पिज्जा आपको खा रहा है, आपको पता नहीं। बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोचते हैं मैं पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक आपको पी रहा है, आपको नष्ट कर देगा। तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल आपको खा रही है, आपको पी रही है। सात्विक लाइफ स्टाइल अपनाइए और स्वस्थ रहिए। अगर आप चाहते हैं कोई आपको खाए पिए नहीं, तो सात्विक सात्विक दिनचर्या अपनाएं। अच्छा, फिर अगला जो है, अब डिस्कशन ऑन फास्टिंग हमारा शुरू हो चुका है। आज जो भी फास्टिंग हम बताने चल रहे हैं, बताएंगे, आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क में रहें, तभी आप यह फास्टिंग करें। डॉक्टर की जानकारी होने, जो सीनियर स्टूडेंट है, जो 2 बार 4 बार ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं, जो पहले से कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत नहीं, उनको पता है। लेकिन जो नए लोग हैं, जरूर एक बार अपने डॉक्टर, जो आहारचर्या यहाँ फास्टिंग के दौरान बताई जाएगी, आप उसको फॉलो करें। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फास्टिंग आता है। जब आप यह फास्टिंग करेंगे तो आपका मेंटल पावर बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, तब शरीर में होने वाले तमाम तरह के यहाँ वहाँ के दर्द गायब हो जाएंगे। आपका अपना खुद ही देखेंगे, आपकी आंखों की रोशनी, स्किन की चमक, स्वाद की, सुनने की क्षमता और सूंघने की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। स्पेशल सेंसरी अवेयरनेस, आपको खुद ही कुछ रिजुविनेशन जैसा महसूस होगा। इस दौरान आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को रेस्ट मिलता है, चाहे हृदय हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे किडनी हो, सबको रेस्ट मिलता है। और जब रेस्ट मिलता है तो वो अपने आप को रिजुविनेट करते हैं, नया रिपेयर करते हैं। आप लोग जानते होंगे, बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर है, अपने को स्वस्थ रखने की क्षमता इसी शरीर में है। लेकिन हम रोज ब्रेड, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, अंडा, मांस खा के उसको काम दिए रहते हैं, उलझाए रहते हैं। अभी इस फास्टिंग के दौरान हम उन अंगों को रेस्ट देंगे, जो उनके डे टू डे के काम है वो बंद हो जाएंगे, बाहर से टॉक्सिन नहीं निकाल डालेंगे, तो वह अपने आप को क्लीन करते हैं। तो इस दौरान आपके शरीर में जो जहर की मात्रा है वो कम हो जाएगी। इस दौरान आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लगभग देखेंगे पूरा खाली हो जाएगा, एकदम नई नई वाइट वॉश होगा, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का वाइट वॉश हो जाएगा। जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल केमिस्ट्री है, ये सब रीस्टोर हो जाएगा। आपके शरीर में कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल रहा होगा, बहुत बहुत कम निकल रहा होगा, सब यहाँ रीस्टोरेस हो जाएगा। तो इस तरह पूरे बॉडी में आप देखेंगे रिस्टोरेशन हो जाएगा। एक आप समझिए कि आप ये 10 दिन के दौरान आप 10 साल नौजवान हो जाएंगे, 10 साल और एज कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट ऑफ फास्टिंग आएगा। दूसरा साथियों की फास्टिंग और भूखे रहने में क्या अंतर है। इस क्लास में हम सभी लोग जब इकट्ठा हुए हैं, तो यह जान लें कि हम लोग यहाँ व्रत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, भूखों मरने के लिए नहीं। तो क्या अंतर है फास्टिंग मॉन्क और हंग्री पीपुल, दोनों में क्या अंतर है। जो एक साधु व्रत रहता है, आप लोग जब साधु हैं, व्रत रहने वाले हैं, और सड़क पे एक व्यक्ति भूखा बैठा हुआ है, दोनों ही केस में खाना नहीं खाया जा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है यह जानना जरूरी है। फास्टिंग में क्या होता है कि आप विलफुली, सबसे महत्वपूर्ण है, फास्टिंग आप खाना नहीं खा रहे तो आप विलफुली नहीं खा रहे हैं।
स्वेच्छा से आपने अन्न जल का त्याग किया हुआ है। जो भूखा व्यक्ति है वो स्वेच्छा से नहीं किया है, उसको तो भूख लग रही है लेकिन खाना ही नहीं है तो क्या करे। तो जब जो है फास्टिंग का मतलब आप लगातार 48 घंटे खाता है, ये अलग अलग डिफिनीशन। फास्टिंग में एनर्जी बनी रहती है शरीर की, और इस जब भूखे रहते हैं तो उसमें एनर्जी लो रहता है। और इस दौरान क्या कहते हैं, फास्टिंग में आपका शरीर रिजुविनेट हो रहा है। अब भूखो स्टारवेशन में आपका शरीर रिजुविनेट नहीं हो रहा है बल्कि उसका क्षय हो रहा है। और अ, और जो है फास्टिंग जो आप करते हैं तो एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके प्रसन्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो आप प्रसन्न अनुभव नहीं बल्कि आपके शरीर का नाश हो जाता है। आप फास्टिंग जब समाप्त करते हैं तो प्रसन्न रहते हैं। स्टारवेशन आप समाप्त थोड़ा करते हो, तो अपने आप शरीर ही डेथ कर जाता है। तो फास्टिंग करने से आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, इससे मेंटल स्ट्रेंथ घटता है। तो कुल मिलाकर साथियों ये समझे कि फास्टिंग जो है एट विल है, यह आपको रिजुविनेट करके जाता है। स्टारवेशन बाई फोर्स है। कोई व्यक्ति भूखा है, खाने का नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि यार तुम नवरात्रि का व्रत कर लो, रमजान कर लो, इस समय 1 महीने क्या खाने की जरूरत है। भाई उसको खाने की इच्छा है, उसको खाना चाहिए। वो नहीं करना चाहता रमजान, वो नहीं नवरात्रि करना चाह रहा है, वो नहीं चौमासा करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये फास्टिंग और स्टारवेशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट टू डू। अब हमें क्या करना है जब हम ये सात्विक आहारचर्या फॉलो करेंगे, सात्विक जीवनचर्या जो बताई जाएगी उसको फॉलो करेंगे तो हमें क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा है, आप यह दिमाग से निकाल दें कि आप यह फास्टिंग आपको वीक करेगी। जनरली समाज में किसी को बोलिए व्रत रहिए तो सबसे पहला तो यही सोचता है कि यार व्रत रहूंगा तब तो जो है कमजोर हो जाऊंगा। व्रत रह के कोई कमजोर नहीं होता है, यह एक मिसकंसेप्शन है। इसको निकाल दें, आपको एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, यह आप विश्वास करें। दूसरा जो है, इस दौरान व्रत के दौरान बहुत ज़्यादा भाग दौड़ न करें, बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी न करें, सिंपली रेस्ट करें, अधिक से अधिक रेस्ट करें, क्योंकि शरीर को आप दौड़ काम में न लगाएं, उसको रेस्ट करने दें। इस दौरान आप बहुत हैवी एक्सरसाइज या योगासन वगैरह न करें, प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह करें। हीट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, थोड़ा सा जैसे इस दौरान जो आप सात्विक व्रत करेंगे तो शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से डाउन हो जाता है। तो इस दौरान थोड़ा हीट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, थोड़ा सा शरीर को चला लेना, ऐसे हाथ रगड़ लेना, चेहरे पे वो कर लेना, या गर्म पानी में पैर रखना, इस तरह आप करें। ड्रिंकिंग मोर वाटर, इस दौरान आप पानी खूब पिएंगे शरीर में, क्योंकि जब शरीर रिजुविनेट कर रहा है, गंदगी साफ कर रहा है, तो गंदगी साफ कर रहा है तो आप भी उसको फ्लश आउट करते रहें, क्योंकि आप पानी नहीं पिएंगे तो फ्लश आउट कैसे होगा। पसीने से भी गंदगी निकलती है, यूरिन से निकलेगा, तो बहुत सारा कुछ होता है इस दौरान। अच्छा देखिए, ये काउंटिंग सही से नहीं लिखा लेकिन आप चलिए 5 के बाद फिर 1 आ गया है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस दौरान आप शरीर शोधन क्रियाओं का खूब अभ्यास करें। जल नेति, नयन नेति, दंड धौति, जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते परेशान न हो। इस दौरान जो लोग जानते हैं, इस दौरान आप चाहें तो जल नेति रोज कर सकते, रोज जल नेति जो रोज करना है तो करना है, जल नेति का रोज करना है। आप सूत नेति भी चाहें तो आज इस जो भी 8-10 दिन या 15 जो भी आप फास्ट रख रहे हैं, इस दिन चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हर दूसरे तीसरे दिन कर लें। दंड धौती जैसे नॉर्मल केस में वीक में एक बार का था, यहाँ आप हर दूसरे दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन कर सकते हैं। जल बस्ती क्रिया महीने में एक बार किए थे, लेकिन इस व्रत के दौरान आप 2-3 दिन में भी कर लें। इससे क्या होगा, आप देखें बहुत सारी गंदगी शरीर की निकल जाएगी। इस दौरान कोशिश करें कि जूस फास्टिंग करें, दवाओं का उपयोग बहुत कम से कम करें, मड पैक और सन बाथ लें। जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते परेशान ना हो।
सन बाथ का क्या मतलब होता है? सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठें, यह करें। और हमेशा जो है, एक लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10वां पॉइंट, पूरे संसार के भले के लिए कामना करें और संकल्प भी लें। यह आपको करना है। देश योग में साथियों, जब भी संकल्प लिया, हर व्रत के दौरान एक संकल्प लिया जाता है। इस दौरान एक सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो आप वो संकल्प क्या है, वो अलग से चर्चा करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, इस बार का यह संकल्प है। वह एक सामूहिक चर्चा के द्वारा आयोजित होता है, इस बार का क्या संकल्प है। तो वो यहाँ पे नहीं, लेकिन एक संकल्प लिया जाता है कि हम इस बार यह काम करेंगे। ठीक है, पास्ट में से बहुत सारे संकल्प हो चुके हैं कि हाँ, कभी हमने स्कूलों में कोई काम किया, कभी पुलिस वालों के साथ मिलकर कोई काम किया, कभी किसी मरीज की हेल्प की, इस तरह कभी जो है किसी भूखे व्यक्ति को एक लंगर टाइप का चला दिया, जो भी जैसा एक संकल्प देश योग भी लेता है। उस संकल्प को हम सामूहिक चर्चा के द्वारा देखेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कब जो है व्रत, मान लिया आप व्रत कर रहे हैं, अब ये आपके ग्रुप में कोई 9 दिन करेगा, कोई 8 दिन करेगा, कोई 15 दिन करेगा, सब लोग करेंगे। मैं जानता हूँ जब शुरू का बाद में बहुत आनंद आता है। शुरू में आपको लग रहा है यार क्या व्रत करेंगे, लेकिन बाद में इतना आनंद आता है आप समझ नहीं पाए। कब आपको व्रत तोड़ना है? जब भी भूख लगे। भूखा बताएगा, भूख आपको फास्टिंग विलफुल होना चाहिए। भूख लगे तो खा लीजिए, परेशान मत होइए, पहला चीज। दूसरा चीज, जब आप ये व्रत करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद सांस में, मुंह में एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है, बैड टेस्ट आता है, फाउल ब्रीथ। तो आप परेशान ना हो, ये नॉर्मल चीज है। और कुछ जब जैसे व्रत करते कुछ दिन में वो ब्रीथ, फाउल ब्रीथ चली जाती है। अगर ऐसा हो गया तो भी आप जाने का आपका शरीर रेडी हो गया, व्रत का काम हो गया। ठीक है। इम्प्रूवमेंट फील्ड, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है, ये सब साइंस ऑफ ब्रेकिंग फास्ट है। यानी कि अब इस समय फास्ट तोड़ने के लिए तैयार, आप तोड़ सकते हैं। तो ये आप सबका, आप 1 वीक 10 डेज या 8 दिन 9 दिन में सबको ये फीलिंग आएगी, आपका चेहरे पे चमक, ये सब बढ़ेगा। तो मैं पहले जैसे बोला, ये मिसकंसेप्शन है कि आपको कमजोरी आएगी। ठीक है, अब ये साइंस ऑफ ब्रेकिंग फास्ट है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है टाइप्स ऑफ फास्ट, फास्ट कितने तरह का होता है, क्या क्या हम करें। तो पहला तो साथियों, कंप्लीट फास्ट, कि हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, न खाएंगे न पिएंगे, जिसको निर्जल व्रत कहते हैं। तो निर्जल व्रत पूरे 9 दिन 10 दिन या 15 दिन नहीं रखना है। जो अभी आपको एक रूटीन दिया जाएगा उसमें निर्जल व्रत भी है। 1-2 दिन के लिए हम बताएंगे कि हाँ, इस जगह आपको निर्जल व्रत कर लेना है। पार्शियल फास्ट मतलब कुछ हद तक हम खाना नहीं खाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, चले चले हम हर दोपहर में खाना नहीं, हम सिर्फ शाम को खाएंगे, या शाम को नहीं खाएंगे सिर्फ, या हम खाएंगे ही नहीं, हम सिर्फ व्रत पे रहेंगे, सॉरी, फल खा के रहेंगे। तो जैसे ये पार्शियल फास्ट हुआ। या कुछ लोग कह सकते हैं कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हम दाल नहीं खाएंगे। तो देश योग में लेकिन अपना रूटीन है ये। मैं चूंकि एक एकेडमिक क्लास समझिए कि आपको मैं साइंस ऑफ फास्टिंग बता रहा हूं, तो ये एक पार्शियल फास्ट ऐसा भी होता है। वाटर फास्ट क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी लिया जाता है। इसी तरह जूस फास्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ जूस उसमें पिया जाता है। सेलाइन फास्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नमक वाला पानी लिया जाता है। फ्रूट फास्ट क्या होता है, सिर्फ अब फल लिया जाता है। इस तरह 6 तरह के फास्ट, और भी आप सोच सकते हैं, लेकिन 6 तरह के फास्ट महत्वपूर्ण फास्ट माने गए हैं। अब कोई कहे मैं शहद ले लूंगा तो मैं हनी फास्ट कर लिया, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये साथ ही इसमें एक देखिए, जैसे जूस फास्ट है, जूस फास्ट का ये मतलब नहीं कि जूस नहीं लेना है बाकी सब कुछ लेना है, बल्कि सिर्फ जूस पे रहना है। ये देखिए, वाटर नहीं तो उल्टा समझ, वाटर फास्ट मतलब पानी नहीं पीना, ऐसा नहीं। वाटर फास्ट का मतलब सिर्फ पानी पीना है। कंप्लीट फास्ट का मतलब कुछ नहीं लेना है। तो थोड़ा ऐसे उल्टा आप समझ सकते हैं, मतलब कोई उल्टा मतलब ना समझ ले, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। फ्रूट फास्ट का यह मतलब नहीं कि फ्रूट नहीं खाना है बाकी सब कुछ खाना है, बल्कि फ्रूट ही खाना है।
तो ये टाइप्स ऑफ फास्ट हो गया। अच्छा, आप जो है कब कब व्रत व्रत कब रहना चाहिए, वेन, जैसे कुछ लोग एकादशी व्रत है, या कभी कभी ऐसे भी रूटीन में भी, जैसे आपको ये देखिए, जैसे आप सपोज करिए आपने दोपहर में ऑफिस में कुछ हैवी नाश्ता कर लिया, अब आपको इवनिंग में व्रत भूख नहीं है, उस दौरान व्रत रख लेना चाहिए। इवनिंग मत खाइए, भूख नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा है कि खाइए, कोई बात। अगर ऐसा है, व्हेन यू डोंट फील हंगर, प्लीज डोंट ईट, यह ध्यान रखें। फिर अगला चीज है एक्यूट डिजीज, जब आपके शरीर में कोई एक्यूट डिजीज है, जैसे अचानक फोड़े फुंसी निकल आता है, एक दो दिन का बुखार हो जाता है, कभी वोमिट हो गया, अचानक हो जाता है, ऐसा केस हो तो उस दौरान व्रत कर लें। आप यकीन मानिए कि ये सारी घटनाएं आपके शरीर में टॉक्सिन इकट्ठा है, शरीर निकालने की कोशिश कर रहा है, सिर दर्द करके, पेट दर्द करके, फोड़े फुंसी करके, उल्टी करके, तो आप उसको सपोर्ट करें। आप भी क्या करें, चलो मैं भी व्रत रह जाता हूँ, आप मैं लिक्विड डाइट पर रह जाऊंगा, तो उसको सपोर्ट करें, वो जो टॉक्सिन निकालना चाह रहा है उसको सपोर्ट करें। क्रोनिक डिजीज, जो क्रोनिक डिजीज क्या मतलब होता है कि जब आप सपोज करिए एक्यूट डिजीज आया टॉक्सिन निकालने के लिए, अब आपने उस समय दवा खा ली, दवा खा लिया तो बेचारा वो कुछ कर ही नहीं पाया, जो टॉक्सिन निकालना था निकाल ही नहीं पाया। फिर अगली बार एक्यूट डिजीज, फिर शरीर ने बोला नहीं इस बार तो मैं निकाल करूंगा, फिर आपने दवा खा लिया। इस तरह आपने शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठा कर रखे हैं, और आप यकीन माने जब टॉक्सिन इतना इकट्ठा हो जाता है शरीर निकाल नहीं पाता, तब उसी को क्रोनिक डिजीज कहते हैं। जो आपका शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, एंगर, एंजाइटी, पीसीओडी, पाइल्स, माइग्रेन, एस्थमा, ये सारी समस्याएं आ गई हैं। इसका यह मतलब है कि शरीर ने जब टॉक्सिन निकालने की कोशिश की थी, आपने दवा खा के उसको रोक दिया था, और अब इतना टॉक्सिन हो गया है कि शरीर कुछ नहीं कर सकता है। अब आपको क्रोनिक डिजीज हो चुका है, तो क्रोनिक डिजीज वालों को भी फास्टिंग करना चाहिए। अब किसको फास्टिंग नहीं करना चाहिए वो देखिए, जिसको कोई ऑर्गेनिक ट्रबल है, किसी का मान लीजिए इस स्तर हो गया, भाई किडनी खराब हो गई, तो आप फास्टिंग न करें। कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया शरीर में कि अब आपका फेफड़ा ही सही नहीं काम कर रहा, आप दिन भर हांफने लगते, तो आप फास्टिंग न करें। वेस्टिंग डिजीज जैसे टीबी है, एनीमिया है, टीबी, ये सब में कैंसर हो गया, तो उस दौरान फास्टिंग न करें। प्रेगनेंसी के दौरान फास्टिंग न करें। और जो भी इमोशनली अनस्टेबल लोग हैं वो भी फास्टिंग न करें। जबरदस्ती बहुत सारे लोग आते हैं देश युग में, फास्टिंग शुरू करते हैं, एक दो दिन में भाग जाते हैं। क्यों? कि इमोशनली अनस्टेबल, जोश में से शुरू कर दिया लेकिन फिर भागने लगते हैं। यह, तो आप इमोशनली अनस्टेबल लोग ना करें। अच्छा, वाई विच फास्टिंग टू चूज, हमें कौन सा फास्टिंग लेना है। इसमें देखिए, जो लोग हेल्दी पर्सन हैं, जो कुछ भी खाते, कोई दवा नहीं खा पी रहे हैं, आप लोग कोशिश करें कि वाटर फास्टिंग करें, मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर लें। अब आप ये मत सोचिए बाप रे 9-10 दिन क्या पानी लेना है, वो मैं आपके ये थियोरेटिकल क्लास है, तो लेकिन जो आहारचर्या डिजाइन की गई वो सब के लिए, आप देखेंगे सब लोग उसमें फिट बैठ जाएंगे। तो हेल्दी क्या कहते हैं पर्सन, कोई वाटर फास्टिंग, जो लोग हेल्दी हैं लेकिन थोड़ा सा डर है कि यार पानी पी के कैसे रहेंगे, तो आप जूस ले लीजिए। लेकिन जो लोग किसी कोई दवा वगैरह भी ले रहे हैं साथ में, और क्रोनिक डिजीज है, तो वो लोग फ्रूट फास्टिंग करें। तो वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग और फ्रूट फास्टिंग। फास्टिंग क्राइसिस, यह साथियों में एक जरूरी चीज है, यह आप जानें। जब भी आपको शरीर में कोई भी समस्या हुई, मान लीजिए आपके शरीर में योग, जैसे जो भी ट्रीटमेंट है, जितने भी तरह के जैसे भी आपको कोई समस्या हुई, आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब आपको दवा देते हैं। अब आपको यह समझ में आना चाहिए, जो शुरू में एक दो दिन की समस्या होती है, वह शरीर अपना टॉक्सिन निकालने की कोशिश कर रहा है, और टॉक्सिन निकालने की कोशिश में आपने अगर उस समय दवा खा ली, आपको शरीर ने उल्टी की, आपने उल्टी की दवा खा ली,
शरीर तो टॉक्सिन निकालने की कोशिश कर रहा है और आपने दवा खा ली तो वो उल्टी का सिम्टम रुक जाता है। तो इस तरह साथियों जो टॉक्सिन निकलना था वो इकट्ठा वो तो निकलता नहीं, आपने ये दवा भी खा ली, एक एडिशनल टॉक्सिन शरीर में जोड़ लिया। तो हर ट्रीटमेंट में दो तरह का दो स्टेप इलाज। मान लीजिए आपने शुगर है, शुगर की बीमारी से आप मुक्त होना चाह रहे हैं, तो पहला तो शुगर के सिम्टम को आप दबाते हैं और दूसरा दवा भी शरीर में इकट्ठा कर रहे हैं, तो वास्तव में आप टॉक्सिन बढ़ा रहे हैं। और जब आप फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं तो यह जो रोग दबा हुआ था, जिसको आपने पहले दवा खा के दबा दिया था, वह रोग उभर कर ऊपर आ जाता है। तो जब आप लोग फास्टिंग करते हैं तमाम तरह के लक्षण आते हैं। अब फिर कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो फास्टिंग से हो गया, फास्टिंग से ये नहीं हुआ है। उस दौरान जो क्राइसिस आएंगी, जो समस्याएं आएंगी, यह पूर्व में आपने जब शरीर टॉक्सिन निकालने की कोशिश कर रहा था तो आपने दवा खा लिया था, ये वो वाली समस्याएं सरफेस पे आ जाती हैं। जो सप्रेस्ड डिजीज है, जो रोग आपने सप्रेस कर दिया था, वो सरफेस पे आ जाता है। तो किस तरह के लक्षण आएंगे वो मैं बताता हूँ, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे किसी को चक्कर आ जाए या बहुत कमजोरी लगे, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस दौरान इसका यह मतलब है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। तो इस दौरान विपरीत करनी तुरंत करें, शशांक आसन कर लेंगे तो आपको तुरंत सही हो जाएगा। विपरीत करनी शशांक आसन क्या है, यह आप लोग विवेक क्रिया में जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको देश योग टीम के लोग अलग से बता देंगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हमारे एनएस वाले एरिया में अजीब सा दर्द होता है, क्योंकि आप खा नहीं रहे हैं तो वहाँ क्रैम्प आ जाते हैं। तो उस दौरान जल बस्ती करें, हल्का सा गुनगुने पानी से जल बस्ती करने से ठीक हो जाता है। तो यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट हम बता रहे हैं, फास्टिंग के दौरान जो समस्याएं आएंगी। और जरूरी नहीं है कि आए, आप में से अगर 1000 लोग फास्टिंग कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए 2 4 5 का ही ये आएगा, और सब लोगों का नहीं है, सब लोगों का ठीक है। हेडेक अगर आ जाए तो पानी वगैरह पिए, जल बस्ती करें, और रिटेंशन ऑफ यूरिन। कुछ लोगों का जैसे क्या हो जाता है कि पेशाब होता ही नहीं फास्टिंग के दौरान, ऐसा कुछ हो रहा है, तो पेट के निचले वाले हिस्से पे, नाभि के नीचे, वहां कभी हॉट वाटर से कभी कोल्ड वाटर से सिकाई करें। वहां ब्लैडर है, बेसिकली उस ब्लैडर के एरिया को आप हॉट और कोल्ड सिकाई करें या स्प्रे करें। अच्छा, कभी पल्स रेट आपका डाउन हो गया तो डीप ब्रीदिंग करें तो ठीक हो जाएगा। वोमिट हो गया तो, वोमिट अगर हुआ तो आप उस समय दंड धोती और वस धोती कर लें, क्योंकि कोई ऐसी गंदगी रह न जाए, वो तुरंत निकल आए। डायरिया हो गया है तो खूब पानी पिए, यह ध्यान रखें, जल बस्ती क्रिया करें। बैड टेस्ट इन माउथ है, सफिशिएंट पानी पिए। इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो अल्टरनेट पैरों को कोल्ड और हॉट वाटर में रखें, एक बार कोल्ड में एक बार हॉट में। ऐसा करके आप देखेंगे आपकी नींद की समस्या चली जाएगी। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट है, फास्टिंग के दौरान जो क्राइसिस होता है उसको मैनेज करता है। बेनिफिट्स ऑफ जूस फास्टिंग, जैसे हम लोग जूस फास्टिंग कौन करेगा, जो स्वस्थ है लेकिन थोड़ा सा पानी पीने में डर लग रहा है, वाटर फास्टिंग का डर है, वो जूस फास्टिंग करे। तो जूस फास्टिंग में क्या होता है कि आपके जो लंग हैं, एलिमिनेटरी ऑर्गन, जहां से हमारा टॉक्सिन निकलता है, लंग, स्किन, लीवर, किडनी, यह सब हेल्दी हो जाते हैं। आपके जो जब जूस लेते हैं तो मिनरल्स, विटामिन, एंजाइम, नेचुरल शुगर सब जाता है शरीर में। जैसे मैं कहूँ साथियों, बहुत ही फेमस कोटेशन है, लाइफ बिगेट्स लाइफ, जीवन ही जीवन का पोषण करता है। जब आप जूस ले रहे हैं या फ्रूट खा रहे हैं, इसमें जीवन है, यही आपको पोषण करेगा। अब आप उसको पका लेंगे तो कहाँ, जीवन तो नष्ट हो जाता है। और जो आप जूस लेते हैं यह पूरी तरह से शरीर में इसिमुलेट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इस दौरान, फास्टिंग के दौरान आप देखेंगे लैट्रिन जाएंगे बहुत कम होगा, ये आप लोगों की फीलिंग है, लैट्रिन होगा ही नहीं, क्योंकि जो खाना खा रहे हैं पूरी तरह शरीर चला जा रहा है, कोई अनडाइजेस्टेड पार्ट ही नहीं है, तो लैट्रिन किस बात का। ठीक है। फिर सेल्फ हीलिंग, शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर बढ़ती है।
ये जूस फास्टिंग से ये शरीर मजबूत होता है, रिजुविनेट होता है। और एसिड अल्कलाइन बैलेंस वो करता है, जूस फास्टिंग रीस्टोर करता है। और साथियों, जो जूस फास्टिंग है वास्तव में ये प्राकृतिक दवाई है। जब आप लोग ये दवाएं, जब जो डॉक्टर आपको सफेद गोली देते हैं, ये सब क्या है? अगर आप देखेंगे तो अंदर मिनरल, विटामिन, जो शरीर के यही पंच तत्व हैं, वही डॉक्टर वहां देने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तो आपको जूस ले लिया तो डायरेक्ट आकाश तत्व है, बताया आपको मैंने, जूस मतलब आकाश तत्व। तो सबसे अच्छी चीज आप खाने चल रहे हैं, अपने आप में ही यह रिजुविनेशन है। तो आप इस प्रकृति द्वारा दी गई सबसे अच्छी दवाई खाने चल रहे हैं। और जब ये फ्रूट होता है, ये अलग अलग रंग के होते हैं, तो आप कलर थेरेपी वाला भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हर कलर का अपना एक हीलिंग पावर है। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि हर क्रोमोथेरेपी, इसको क्रोमोथेरेपी बोलते हैं। तो जूस फास्टिंग में क्रोमोथेरेपी भी है। कभी आप क्या कहते हैं, गाजर का जूस पियेंगे, नारंगी रंग का है। तरबूज का जूस पियेंगे, लाल रंग का है। आम का जूस पियेंगे तो अलग तरह का है। अलग अलग तरह के जूस अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अनार का जूस पियेंगे तो और गाढ़ा लाल आता है कि नहीं? अच्छा, अब प्रिकॉशन हमें क्या रखना है कि हमेशा फ्रेश फ्रूट लें। जब भी जूस निकालें 1-2 मिनट, 5 मिनट के अंदर जरूर उसको ले लें। उसको रखें नहीं, रखेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे वो काला पड़ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है, जूस को कभी एकदम प्योर फॉर्म में न लें कि आपने संतरा लिया, 5 संतरा उसको मिक्सी में चलाया, पीस लिया और उसको पी रहे हैं। हमेशा जूस को डाइल्यूट करके लेना चाहिए। थोड़ा सा पानी मिलाना जूस में जरूरी है, थोड़ा सा डाइल्यूजन जरूरी है, ये ध्यान रखें। अच्छा, अब जो है संकल्प, अब हम लोग संकल्प क्या करेंगे वो हम चर्चा करते हैं। मुझे लग रहा है हम लोग सेशन के लास्ट में आ जाएंगे। अच्छा, अब देखिए साथियों, क्या हमें संकल्प है? हम एक संकल्प लेंगे, संकल्प मतलब एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ, जो हमने बताया ना कि हम संकल्प लेके त्याग और सेवा पे चलेंगे। तो पहला संकल्प क्या है कि नीडी पीपुल की हम संकल्प क्या लेंगे कि संकल्प ओनली फॉर नीडी पीपुल। आप जो है किसी जरूरतमंद की ही मदद करने का संकल्प लें। अब ये संकल्प न ले कि मैं तो अपने बेटे के लिए ये करूंगा। अब बेटा तो आपको, वो तो आप ऐसे ही करते हो, आपकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है बेटा के, बेटी, पति पत्नी। संकल्प दूसरों के लिए, जो जिसको आप नहीं जानते हैं उसके लिए कोई संकल्प लें। ठीक है। और संकल्प में यह ध्यान रखें, नेवर एडवाइस विदाउट बीइंग आस्क्ड। कोई आपसे, ये भी एक संकल्प हो सकता है कि आप कभी भी सलाह बिना मांगे सलाह न दें, यह ध्यान रखें। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 तरह का दान बताया है, योगदान जिसको कहेंगे। पहला तो एक भूखे व्यक्ति को हम खाना दे सकते हैं, नीडी पीपुल, कोई भूखा व्यक्ति उसको हम खाना दे दें। दूसरा, भूखा व्यक्ति आया, उसको हमने खाना तो उस दौरान दिया ही, साथ में पूरे जीवन भर के उसके खाने का इंतजाम कर दिया, ये भी हम कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं कि न उस व्यक्ति को हमने खाना दिया, न जीवन भर खाने का इंतजाम किया, बल्कि उसको कुछ ऐसा ट्रेनिंग दे दिया कि वो अपना से अपनी दिनचर्या अपने आप कमा ले। तो वो स्किल होता है साथियों, यह भी एक दान है। तो हम चूंकि रिनाउंसिएशन एंड सर्विस के लिए तो इकट्ठा कर रहे हैं, संकल्प फॉर एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो अब हम कैसी संपत्ति इकट्ठा करेंगे, हम किस तरह का योगदान करना चाह रहे हैं इस कायनात में। अगला चीज है स्पिरिचुअल नॉलेज टू नीडी पीपुल। किसी को हम स्पिरिचुअल नॉलेज भी दे दें। इसका यह मतलब नहीं कि आप किताब पढ़ के जाके प्रवचन शुरू कर देंगे। इसका मतलब कि आप ग्रंथ पढ़ेंगे, खुद अभ्यास करें। आप अभ्यास करके 2 साल, 4 साल, 5 साल निकालें, फिर आप स्पिरिचुअल नॉलेज लोगों से शेयर करें। तो ये स्वामी जी ने 4 तरह के दान के बारे में बताया है। आपके सामने भूखा व्यक्ति आए तो उसको खाना दें,
खाने से भी बेहतर दान करना चाह रहे हैं तो उसको जीवन भर का खाना सुनिश्चित कर दें, और बेहतर दान करना चाह रहे हैं तो उसको कोई स्किल दें जिससे वो अपना आत्मनिर्भर बन जाए, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो जाए। यह स्किल है। फिर चौथा है स्पिरिचुअल, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, सभी लोग, हम लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसा थोड़ी कि हमारे हमारे पास स्किल नहीं है। आप देखिए हमारे पास खाना भी है, जीवन भर खाना खाने की सुविधा भी है, स्किल भी है, सब लोग कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी है, तभी तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद सात्विक सात्विक आहारचर्या क्या आपको लेना है वह आपको डिटेल में शेयर किया जाएगा, वह आप देख लें, उसको प्रैक्टिस करें। वह यहाँ पे नहीं डिस्कस किया जा रहा क्या आहार लेना है, क्योंकि यहाँ साइंस ऑफ फास्टिंग था, वो हमने डिस्कस किया पूरे व्रत के मुख्य नॉलेज। क्या एग्जैक्टली खाना है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा अलग से, ठीक है। एक अच्छा, फिर जो है शेयर कर दिया गया होगा या शेयर कर दिया जाएगा। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, अच्छा, तो अगर आप देश योग के, अगर आप सात्विक व्रत को प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो देश योग के संकल्प को ज्वाइन करें। देश योग एक संकल्प लेते हैं हम लोग हर बार, और रिक्वेस्ट ड्यूरिंग फास्ट, इस दौरान जो भी प्रैक्टिस करें पूरे फुल एनर्जी से करें और काम माइंड से करें। डू टेक रेस्ट एज मच एज पॉसिबल, आप मेंटल और फिजिकल रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन न करें, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागे नहीं, आप आराम से रहें। और इस दौरान शरीर शोधन क्रियाओं का बहुत ज़्यादा अभ्यास करें, जितना आप कर सकते हैं। ये भी नहीं कि दिन भर जबरदस्ती करें, ऐसा नहीं, लेकिन 2-3 दिन में एक बार या रोज भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य ये तब तक जब तक व्रत चलेगा। और ये अगला चीज जो है एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ, देश योग की तरफ से हर सात्विक आहारचर्या के समय एक व्रत, एक संकल्प लिया जाता है, एक कार्य किया जाता है। तो आप सभी लोग भी उस आहारचर्या, उस संकल्प से जुड़े, और जो भी एक सामाजिक कार्य, हर व्रत के दौरान एक सामाजिक कार्य हम लोग करते हैं, तो आप भी उस संकल्प का हिस्सा बने, अपने इस समाज में योग, क्योंकि बताया ना पहले शुरू में, वॉशिंग मशीन चलाना है, हमें अपने आप को वॉशिंग मशीन में रख देना है कि 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या जो भी सात्विक व्रत जितने दिन कर रहे हैं, इस दौरान हम अपने आप का इस शरीर से जो बेस्ट दे सकते हैं इस ब्रह्मांड को, वो देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अब जो है एग्जैक्ट आहारचर्या क्या है वो आपको अलग से शेयर की जाएगी या कर दी गई होगी। दूसरा जो है संकल्प क्या है वो हम लोग सामूहिक चर्चा से देख लेंगे। इस तरह साथियों मैं ये समझ पाया कि मैंने व्रत को बहुत ही साइंटिफिक तरह से आपके सामने रखा है, पूरी कोशिश की है। कहीं कोई कमी हो भी सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सारी कमी हो गई है, कहीं कोई कमी है, कोई जानकारी, कोई फैक्ट मैंने गलत बताया है तो आप प्लीज़ बताएं, क्योंकि जैसे मैंने अलग अलग धर्मों के बारे में बताया, ये जानकारियाँ पास्ट में मैंने इकट्ठा की, कहीं कोई गलत हो तो मैं इम्प्रूव करने में मुझे कोई भी मैं क्या कहूँ कि मुझे इन्फीरियरिटी फील नहीं हुआ। अगर आप मुझे बताते हैं तो मेरे लिए ये धैर्य गर्व की बात है कि आप मुझे कुछ करेक्ट करें। मुझे तो आप अगर तो मैं स्वीकार करूंगा, मैं कुल मिलाकर मतलब मैं अपनी कमियों को स्वीकार करने में एक सेकंड भी नहीं लगाता, एक क्षण भी नहीं लगाता, बस आप बताएं कि सर ये वाला ऐसे हो सकता है। तो साथियों, मैंने पूरे इस फास्टिंग थेरेपी के नॉलेज को बहुत ही साइंटिफिक तरह से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। अब अगले हम लोग फिर चर्चा करेंगे संकल्प और सात्विक आहारचर्या, क्या आहारचर्या है उसको लेकर, क्या हम दिनचर्या फॉलो करेंगे। इस पूरे व्रत के दौरान जो दिनचर्या होगी वो पूरी शेयर की जाएगी, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और मैं यहाँ से प्रेयर करके क्लास को एंड करूँगा। और सबसे पहले प्रेयर कर लेता हूँ, फिर एक बात और करके। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी
राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद में तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय नमस्तु। तो साथियों, इस आगे की जो बहुत ही अद्वितीय यात्रा होने वाली है सात्विक व्रत की, मैं आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। सात्विक व्रत आहारचर्या और संकल्प के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों ने इतना समय निकाला इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को सुनने के लिए, मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। देश योग टीम के सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से यह क्लास चल रही है। बैकग्राउंड बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तभी यह क्लास चल रही है। देश योग के पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यह चर्चा आपसे करने के लिए आज्ञा दी। और फिर मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हम सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि हम सभी लोग अपने अपने घर में बैठ के इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को हम सुन पाए। साथियों, मेरा एक और निवेदन है कि आप लोग इस क्लास का फीडबैक जरूर दें, जिससे इस क्लास को आने वाले समय में हम और बेहतर भी कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं क्लास को यहाँ से एंड करता हूँ। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी को सात्विक बनाए, आपकी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, यानी मन में प्रसन्नता की लहर बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं क्लास को एंड करता हूँ। नमस्ते।